वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। बीए तृतीय वर्ष पंचम सेमेस्टर राजनीति विज्ञान में दो पेपर आपको पढ़ने पड़ते हैं। तो पहला पेपर का महासंग्राम वीडियो मैंने दिया है, कल आप लोगों ने देखा होगा उसको। लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो था वो। उसमें बहुत सारे प्रश्नों पर हमने चर्चा करी है। ठीक उसी प्रकार से आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे राजनीति विज्ञान के सेकंड पेपर के बारे में, यानी लोक प्रशासन के सिद्धांत के बारे में, प्रिंसिपल्स ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। यहाँ से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आप यह वीडियो मात्र देख लीजिएगा, आपका काम हो जाना है। आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों का सिलेबस यही है, तो चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। आइए अब हम जानते हैं कि कौन कौन से प्रश्न आपकी परीक्षा में आएंगे और उनके उत्तर को आपको कैसे लिखना है। एक रिवीजन के तौर पर आप इस क्लास को लीजिए, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके आपको बातें बताई जाती हैं, आपके समक्ष प्रश्नों को रखा जाता है जो कि संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके होते हैं। ठीक है, देखिए पहला प्रश्न आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपकी परीक्षा की दृष्टि से इसको एकदम से रट लीजिएगा। ठीक है, पहला प्रश्न है, लोक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। लोक प्रशासन की अगर बात करें तो लोक प्रशासन जो है ये दो शब्दों से मिलकर के बनता है। पहला है लोक और दूसरा है क्या, प्रशासन। लोक को अंग्रेजी में बोलते हैं पब्लिक और प्रशासन को क्या बोलते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन। यानी प्रशासन शब्द जो है ये एडमिनिस्ट्रेशन का हिंदी रूपांतरण है, जिसका मतलब होता है क्या करना, मैनेजमेंट करना या प्रबंध करना। अगर बोले तो अंग्रेजी में मैनेजमेंट करना, हिंदी में प्रबंध करना। लोक प्रशासन का अर्थ क्या होगा, लोगों के लिए प्रबंध करना। चूंकि लोक माने होता है पब्लिक, पब्लिक माने लोग, तो लोगों के लिए क्या करना, मैनेजमेंट करना यानी प्रबंध करना ही लोक प्रशासन कहलाता है। प्रशासन में शासन तथा सेवा। शासन यानी कि जो शासन मतलब प्रशासन क्या करता है, शासन करता है पहली बात, और दूसरी बात सेवा प्रदान करता है जनता को। तो शासन और सेवा दोनों का भाव पाया जाता है। वुडरो विल्सन बहुत ही जबरदस्त विद्वान हैं और अमेरिका के राष्ट्रपति भी रहे एक समय में। उन्होंने कहा कि कानून का बृहत एवं संगठित अध्ययन ही लोक प्रशासन कहलाता। तो लोक प्रशासन क्या है, कानून का बृहत यानी बड़ा, और संगठित माने इकट्ठा वाला जो रूप होता है कानून का, संगठित और बृहत यानी बड़ा रूप जो होता है उसी को लोक प्रशासन कहा जाता है। अगर हम कानून का बढ़िया तरीके से बड़े स्तर पर, व्यापक पैमाने पर, संगठित पैमाने पर अध्ययन करते हैं तो उसी अध्ययन को लोक प्रशासन कहा जाता है। सिंपली परिभाषा उन्होंने दी। लूथर गुलिक बड़े जबरदस्त विद्वान हैं। उन्होंने कहा कि लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान है, या प्रशासनिक विज्ञान की एक शाखा मान सकते हो आप इसको, जिसका संबंध किससे है, सरकार से होता है। तो लोक प्रशासन प्रशासनिक विज्ञान की एक शाखा है जिसका संबंध किससे है, सरकार से होता है। अब किसी भी देश की सरकार है वो, जहाँ पर सरकार के कार्यों को क्रियान्वित करने का प्रश्न उठता है कि भाई सरकार के जो कार्य होंगे, सरकार के द्वारा जो नियम कायदे बनाए गए हैं उनको कार्यान्वित करना हुआ, उनको क्रियान्वित करना होगा, तो उन्हीं कार्यों को करने का जब प्रश्न उठता है तो वहाँ पर उसका संबंध कार्यपालिका से होता है। यानी कार्यपालिका जो होती है यानी मंत्रिमंडल और जितने भी आपके सरकारी कर्मचारी होते हैं वो सब कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। अब कार्यपालिका जो होती है ये कह देना कि केवल कार्यपालिका तक ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है या लोक प्रशासन है तो ये सीमित दायरा हो जाएगा या सीमित परिभाषा हो जाएगी लोक प्रशासन की। लेकिन लोक प्रशासन का स्तर कैसा है, बृहत है। अभी हमने देखा वुडरो विल्सन की परिभाषा, व्यापक है लोक प्रशासन, तो निश्चित तौर पर इसको व्यापक पैमाने पर हमको देखना होगा। यानी लोक प्रशासन ना केवल कार्यपालिका बल्कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका में भी देखने को मिलता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो लोक प्रशासन एक बृहत अवधारणा होती है। लूथर गुलिक जो है इसकी सीमित दायरे पर फोकस करते हैं और कार्यपालिका से इसका संबंध बताते हैं। ठीक है, कि भाई जो मंत्रिमंडल होता है वहाँ पर, और इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी होते हैं जैसे कि पुलिस या फिर और भी तमाम प्रकार के विभाग हैं, जो सरकारी विभाग होते हैं, कार्यालय होते हैं, उनमें जो प्रशासनिक मामला चलता है वही होता है लोक प्रशासन। ठीक है, जबकि अलग अलग विद्वान अपने अपने हिसाब से और भी चीज़ों को बताते हैं। आगे देखिए, साइमन महोदय कहते हैं कि जनसाधारण की भाषा में देखें तो लोक प्रशासन से मतलब या अभिप्राय राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय। राष्ट्रीय मतलब केंद्र की सरकार, राजकीय मतलब होता है प्रदेश की सरकार, स्थानीय का मतलब होता है जैसे कि आपके स्थान की सरकार। अब स्थान की सरकार में आपका जैसे कि मान सकते हो जैसे कि आपका क्षेत्र पंचायत के मुखिया हो गए, या ग्राम प्रधान हो गए, या आपके एक प्रकार जिला पंचायत हो गए, ये सब होते हैं आपके क्षेत्र पंचायत के अंतर्गत या स्थानीय सरकारों के अंतर्गत। तो राष्ट्रीय, राजकीय और स्थानीय सरकारों की कार्यपालिका के द्वारा संपादित जो क्रियाएं होती हैं उन्हीं को बेसिकली हम लोग बोलते हैं कि ये लोक प्रशासन है। तो लोक प्रशासन की ये भी सीमित दायरा के अनुसार ही परिभाषा दी गई है। लेकिन लोक प्रशासन जो होता है वो मुख्य रूप से अगर देखें तो ये
कार्यपालिका से ही रिलेटेड होता है, लेकिन और भी चीज़ें इसमें संकलित होती हैं, ठीक है? ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका लोक प्रशासन। लोक प्रशासन में खास करके लुथिर गुलिक ने एक अवधारणा दी थी पोस्ट कार्ब की, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे कि पी मतलब पोस्ट कार्ब के बारे में मैंने आपको बताया भी होगा। मतलब प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग। ये मतलब कि इसे आपने पोस्ट कार्ब नाम सुना होगा। भी एक प्रश्न मैंने रखा तो उसमें मैं चर्चा करूंगा। तो उसमें क्या होता है कि लोक प्रशासन में आप सबसे पहले एक योजना बनाते हैं, उस योजना को बनाने के बाद में आप एक संगठन बनाते हैं, संगठन में स्टाफ की व्यवस्था करते हैं, उसके बाद फिर सभी को निर्देश देने वाले एक व्यक्ति होते हैं, फिर सभी में समन्वित करना होता है, सभी में तालमेल बैठाना होता है, फिर एक व्यक्ति जाकर के रिपोर्ट या दो व्यक्ति रिपोर्ट देने वाले होते हैं ताकि सारे संगठन जो अच्छे तरीके से चलता रहे। और उसके बाद में फिर बजट तैयार किया जाता है कि भाई कितने बजट में हमको निपटाना है मामला। तो मैनेजमेंट करना या प्रबंध करना ही एक प्रकार से लोक प्रशासन होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न, दूसरा नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न है आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन की क्या उपयोगिता है। तो आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन का बहुत ही ज़्यादा महत्व रहा है। जैसे कि क्या क्या महत्व रहा है। आधुनिक राज्यों में लोक प्रशासन सबसे पहला काम करता है, सभ्यता जो है उसका संरक्षक होता है लोक प्रशासन। जो सभ्यताएं हैं, जो परंपराएं हैं, उनका संरक्षण करता है। समाज के लिए मोटिवेशनल का काम करता है, ठीक है, लोक प्रशासन। इसके अलावा सरकार की कुशलता का द्योतक है कि सरकार कितना काम कर रही है, क्या हो रहा है, तो ये लोक प्रशासन के द्वारा ही तय होता है। समस्याओं के प्रति जागरूक होता है लोक प्रशासन, जनता का सेवक है लोक प्रशासन। इसके अलावा सामाजिक प्रगति का द्योतक है लोक प्रशासन, कल्याणकारी राज्य का आधार बनाता है लोक प्रशासन। सरकार और नागरिक अधिकारों के मध्य के बीच में एक कड़ी का काम करता है, एक सेतु का काम करता है लोक प्रशासन। सरकार और जनता के बीच में एक सेतु का काम करता है कौन? लोक प्रशासन। चूँकि सरकार के द्वारा जो नियम कायदे बनाए जाते हैं उनको क्रियान्वित करने वाले जो सरकारी अधिकारी होते हैं वो किससे मिलते हैं? मनुष्यों से, मतलब कि वो नागरिकों से आकर के मिलते हैं, बीच में पब्लिक के बीच में चलते हैं। तो जैसे कि आप देखते हैं प्रशासन, आप ऐसे समझें कि जैसे एक विद्यालय है, विद्यालय में प्रिंसिपल होते हैं, तो एक होता है प्रबंधक, यानी जिसने विद्यालय को स्थापित किया, स्थापना करने वाला सीईओ, फाउंडर जो होता है। तो फाउंडर स्कूल में नहीं आता है, वो केवल स्कूल बना करके मतलब बनवा दिया है, उसके बाद में उसमें एक प्रिंसिपल को रख दिया है। अब प्रिंसिपल क्या करते हैं, सभी टीचर को अपने अपने हिसाब से हर घंटे में पढ़ाने के लिए भेजते हैं कि भाई ये तुम्हारा घंटा है, अभी यहाँ पर पढ़ाना है, तुमको वहाँ पर पढ़ाना है। तो ये जैसे मैनेज करते हैं ना कि वो भाई सभी टीचर को कैसे हर एक कक्षा में पढ़वाने भेजना है, तो ये प्रिंसिपल का काम होता है। तो प्रिंसिपल क्या है? प्रशासनिक अधिकारी हो गया, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो बच्चे और एक प्रकार से खास करके प्रबंधक के बीच में प्रिंसिपल जो होता है कड़ी का काम करता है, ऐसे समझें, ठीक है। मानव जीवन का अटूट संबंध होता है लोक प्रशासन से। तो ये सब आधुनिक राज्यों के लिए लोक प्रशासन की उपयोगिता इसीलिए है चूँकि ये तमाम प्रकार के ऐसे काम करता है जिसके कारण से इसकी उपयोगिता नित्य प्रतिदिन बढ़ती जा रही है और आधुनिक राज्यों में तो इसका बोलबाला ही रहा है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, विकास प्रशासन क्या है? विकास प्रशासन किसे कहते हैं भैया? विकास को अंग्रेजी में डेवलपमेंट कहते हैं, प्रशासन को एडमिनिस्ट्रेशन कहते हैं। तो विकास प्रशासन एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा होती है जिसमें हमेशा परिवर्तन होता रहता है और ये हमेशा गति में रहती गत्यात्मक प्रक्रिया है। जो समाज में आर्थिक यानी इकोनॉमिकल, सामाजिक यानी सोशल, राजनीतिक यानी पॉलिटिकल, तमाम प्रकार के जो समाज में परिवर्तन होते हैं उन्हीं परिवर्तन लाने का जो श्रेय जाता है वो विकास प्रशासन को ही जाता है, ठीक है। क्योंकि ये हमेशा राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक मामलों में दखल अंदाजी करके उसमें जो चीज़ें अच्छी होती हैं उनमें मतलब कि जो बेकार चीज़ें होती हैं उनमें परिवर्तन लाते हैं, नई नई एक्सपेरिमेंट करके नए नए समाज का निर्माण करने के लिए नई नई रीतियाँ, तमाम प्रकार की चीज़ें बताते हैं। इसमें विकास के कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी जाती है और आज विश्व के देश विकास के कार्यों में लगे हुए हैं और उन कार्यों को संपन्न करने के लिए विकास प्रशासन की आवश्यकता पड़ती है। संक्षेप में विकास प्रशासन की कई सारी विशेषताएं होती हैं। पहली बात कि विकास प्रशासन के द्वारा परिवर्तनशीलता इसमें पाई जाती है चूँकि ये परिवर्तन करता है समाज में हर एक क्षेत्रों में। इसके अलावा विकासात्मक प्रवृत्ति होती है, डेवलपमेंट होता है। विकास का मतलब होता है सीधा सीधा कि भाई आगे बढ़ना। जैसे कि अभी तक आप 10 रुपये कमा रहे थे या 20 रुपये कमा रहे थे, तो इसका मतलब क्या हुआ कि विकास हुआ है। इसके अलावा प्रजातांत्रिक मूल्यों से रिलेटेड है ये। लोकतांत्रिक मूल्यों पर विकास काम करता है। आधुनिकीकरण के मानदंडों पर खरा उतरता है। मॉडर्नाइजेशन की एक प्रक्रिया होती है विकास। इसके अलावा प्रशासनिक कुशलता भी इसमें देखने को मिलती है। आर्थिक विकास इससे होता ही है, जैसे कि पहले आप 10 रुपये 20 कमाते थे, अब 40-45 कमा रहे हैं।
इसके अलावा परिणामोन्मुखी होता है कि परिणाम ज़रूर कुछ ना कुछ निकलता है। तो ये होता है एक प्रकार से विकास प्रशासन की कुछ आवश्यकताएँ। विकास का मतलब सीधा-सीधा होता है डेवलपमेंट, ठीक है? और प्रशासन का मतलब होता है एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि जो प्रशासन विकास से रिलेटेड होता है या विकास में योगदान देता है, उसी प्रशासन को हम विकास प्रशासन के नाम से जानते हैं। बड़ी सिंपल चीज़ है, कोई इसमें रॉकेट साइंस जैसी कोई बात नहीं है, तो बहुत ही आसान तरीके से आपके समझ में आ गया होगा। तो इन चीज़ों को ध्यान रखेंगे, बस कुछ भी चीज़ें अगर आपके ध्यान में बची रह जाएँगी परीक्षा तक, तो आप आसानी से उसको लिख पाएँगे। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, चौथा प्रश्न है, लोक प्रशासन एक कला के रूप में। अब देखिए, एक कला के रूप में लोक प्रशासन का मतलब क्या है? देखिए, यहाँ पर लोक प्रशासन की प्रकृति के बारे में पूछा जा रहा है इनडायरेक्टली। लोक प्रशासन या फिर किसी भी सब्जेक्ट की 2 प्रकृतियाँ होती हैं। एक तो वैज्ञानिक प्रकृति का होगा या फिर वो आर्ट प्रकृति का, यानी कला के रूप में होगा। तो एक साइंस के रूप में, एक कला के रूप में। तो लोक प्रशासन एक कला भी है और एक साइंस भी है। अब कला के रूप में कैसे है, उसके लिए ले करके आप ये 4-5 तथ्य जो दिखा हुआ है यहाँ पर, ये बता सकते हैं कि भाई लोक प्रशासन एक आर्ट है, एक साइंस नहीं है, ठीक है? लेकिन अगर आप आर्ट ये बता सकते हैं, 4 पॉइंट ये सिद्ध करते हैं कि भाई ये आर्ट है, तो 4-5 पॉइंट और ऐसे हैं जो ये सिद्ध करेंगे कि ये साइंस भी है। यानी कि ये साइंस और आर्ट के बीच की कड़ी के रूप में हमारे समक्ष आता है। क्लियर? तो लोक प्रशासन एक कला के रूप में ऐसे है। पहली बात, प्रत्येक कला के समान लोक प्रशासन के पीछे भी कुछ मतलब कि सर्वमान्य सिद्धांत होते हैं, उन्हीं सिद्धांतों पर ये काम करता है। तो हर एक जो कला के सब्जेक्ट होते हैं या आर्ट के विषय होते हैं, उसमें भी कुछ सर्वमान्य नियम होते हैं और उन्हीं नियमों पर वो विषय आगे बढ़ता है और काम करता है। तो ये इसमें भी यही चीज़ है। लोक प्रशासन व्यवहारिक पक्ष पर बल देता है, सैद्धांतिक पक्ष पर कम बल देता है। इसी दृष्टि से ये एक कला के रूप में हम इसको जानते हैं। इसमें प्रशिक्षण, अनुभव, अभ्यास, इन सभी की आवश्यकता होती है। प्रशिक्षण मतलब ट्रेनिंग की आवश्यकता होती है लोक प्रशासन में। अनुभव यानी कि एक प्रकार से व्यवहार की आवश्यकता होती है, अनुभव की आवश्यकता होती है। अभ्यास की यानी कि लगातार आप प्रयास करें, लगातार आप मेहनत करेंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो इन चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो इसलिए एक कला है ये। इसके अलावा तीसरी बात, विकास की प्रक्रिया की दृष्टि से देखें तो लोक प्रशासन एक कला है और यह विकास के क्रम में आज भी चल रहा है। विकास प्रशासन आपने देखा ही। इसके अलावा सिद्धांतों की अपेक्षा व्यवहारिक पक्ष पर ये इसमें अधिक बल दिया जाता है, यानी यहाँ पर जो थियरी होती है उन थियरी पर कम बल दिया जाता है और व्यवहार पर ज़्यादा बल दिया जाता है, और इसी कारण से यह एक कला है, ठीक है? लेकिन अब ऐसा नहीं कि केवल यह एक कला है, बल्कि यह एक विज्ञान भी है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो इस तरीके से आप लोगों ने इसकी प्रकृति को भी थोड़ा बहुत समझ लिया। तो आपसे अगर पूछा जाए कि प्रकृति के बारे में, तो भी आप बता पाएंगे आसान तरीके से, ठीक है? आगे देखिएगा, 5वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टाफ और सूत्र में क्या अंतर होता है? स्टाफ और सूत्र क्या होते हैं? तो ये किसी संगठन में स्टाफ, जैसे आप टीचर वगैरह जब पढ़ाते हो, कहते हैं नहीं तो ये तो है स्टाफ के मामला, का मांगी स्टाफ से। तो स्टाफ जो होता है वो अपने समकालीन लोगों का होता है। अब देखिए, स्टाफ और सूत्र एक ही जैसा होता है, लेकिन इनमें अंतर क्या होता है? पहला अंतर ये होता है कि स्टाफ का जो संबंध होता है, रिलेशन होता है, वो सूत्र के प्रतिकूल परामर्श देने तथा नियोजन से होता है, और सूत्र का संबंध कार्यों को करने से होता है। तो सूत्र केवल कार्य करने से रिलेटेड है, जबकि स्टाफ जो होता है वो प्रतिकूल परामर्श देने और नियोजन यानी आयोजन करने से, प्लानिंग बनाने के लिए इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है स्टाफ। स्टाफ जो होता है एक संस्थागत तरीके से काम करता है, एक नियम कायदा होता है स्टाफ के अंदर, जबकि सूत्र जो होता है वो क्रिया करता है। स्टाफ आदेश देता है और सूत्र उसको फॉलो करता है और काम करता है। क्लियर? स्टाफ अधिकारी केवल परामर्श देते हैं, केवल ज्ञान देते हैं बैठ करके, जबकि सूत्र इकाइयाँ जो होती हैं वो आदेश का पालन करती हैं और आदेश का जो कार्य मिला है उस कार्य को करती हैं, आदेश में जो कार्य सौंपा गया है। ये होते हैं स्टाफ और सूत्र में अंतर, यानी सूत्र जो होता है वो स्टाफ के अंडर या स्टाफ के निर्देशों पर फॉलो, मतलब उसी निर्देशों को फॉलो करता है और आगे काम करता है। सूत्र का कार्य कर्तव्य लक्ष्य को प्राप्त करना होता है, जबकि स्टाफ का कर्तव्य होता है सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्य बनाना। कि भाई कौन सा, जैसे मान लेते हैं आपको किसी कहीं पर जाना है। अब कहीं पर जाने के लिए आपको एक प्रकार, सबसे पहली बात, बाइक चलानी आनी चाहिए। अब आपको कोई व्यक्ति बाइक चलाना सिखा दे और बताए कि भाई इस रास्ते से जाओगे तो आप अपने गंतव्य तक पहुंच जाओगे, तो ये लक्ष्य है इसका। तो सूत्र का कर्तव्य क्या होता है कि लक्ष्य को प्राप्त करना, यानी वो लक्ष्य को प्राप्त करता है, यहाँ से चलेगा यहाँ पर पहुँच जाएगा। लेकिन इसके पीछे जो है, जो स्टाफ होता है वो काम करता है, उसको मोटरसाइकिल सिखाता है, उसको बताता है रास्ता कि भाई ऐसे से जाएंगे तो यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे अपने गंतव्य तक, ठीक है? तो स्टाफ क्या करता है, मतलब कि सूत्र को लक्ष्य प्राप्त करने के लिए योग्य बनाता है, ठीक है, ताकि जो है वो अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर पाए। तो सूत्र जो होता है वो काम करता है और जो
स्टाफ होता है वो नियम कायदे बनाता है, बताता है कि ऐसे ऐसे काम करना है। क्लियर। पांचवा प्रश्न आप देखेंगे, सूत्र के कार्य जो होते हैं साध्य हैं और स्टाफ के कार्य साधन है। यानी स्टाफ एक साधन के रूप में काम करता है, जबकि सूत्र जो होता है एक साध्य के रूप में काम करता है। ये बात ध्यान रखेंगे। साधन का मतलब क्या होता है, एक मार्गदर्शन करता है स्टाफ, और बाकी काम कौन करता है, सूत्र की इकाइयां करती हैं बहुत सारी। आगे देखेंगे, छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सूत्र का कार्य नीतियों का कार्यान्वयन करना होता है। सूत्र क्या करता है, नीति जो बनाई गई है उन्हीं नीतियों को आगे बढ़ाता है, नीतियों को फॉलो करवाता है, लागू करता है। जबकि स्टाफ जो करता है वो कार्य नीतियों के निर्माण में सहायता देता है। स्टाफ क्या करता है, नीतियों को बनाने में मदद करता है लोगों की। तो एक प्रकार से जिन नीतियों को स्टाफ बनवाता है या बनाता है, उन्हीं नीतियों को फॉलो कौन करवाता है, सूत्र करवाता है। तो ये होता है सूत्र और स्टाफ में अंतर, ये बात ध्यान रखेंगे। कई सूत्र इकाइयाँ होती हैं जो धरातल पर जा करके और सारी चीज़ों को करती हैं। स्टाफ ऑफिस में बैठ करके सारे काम कर देते हैं, और उनको धरातल पर लागू करने का काम कौन करता है, सूत्र के इकाइयाँ करती हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा प्रश्न है, स्टाफ से क्या तात्पर्य है, स्टाफ होता क्या है। स्टाफ का शाब्दिक अर्थ होता है डंडा या छड़ी। जैसे किसी बुढ़े व्यक्ति को चलने के लिए एक छड़ी की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार से विभिन्न प्रशासनिक कार्यों को संपन्न करने के लिए या कराने के लिए स्टाफ की आवश्यकता होती है। स्टाफ जब तक मजबूत नहीं होगा, स्टाफ होगा नहीं, तब तक अच्छे तरीके से काम नहीं हो पाता है। स्टाफ सूत्र को किसी प्रकार की आज्ञा नहीं दे सकता है, और उसका कार्य सिर्फ सूत्र को उसके कार्यों में सहायता देना होता है। ये नहीं कि भाई स्टाफ ये कहे कि ये सूत्र की इकाइयों से डांट डपट करके कि ये तुमको ये काम करना ही करना है, ऐसा नहीं कर सकता है। वो केवल सूत्र को क्या कर सकता है, परामर्श देता है। अगर सूत्र को कहीं पर अपने मार्ग में बाधा उत्पन्न होती है सूत्र इकाइयों को, तो आकर के स्टाफ से पूछेंगे कि भाई साहब ऐसा ऐसा करना है तो कैसे किया जाए। तो उसके कार्यों में मदद करने के लिए वो हाजिर रहते हैं स्टाफ के लोग। स्टाफ के अंतर्गत मुख्य कार्यपालिका की सहायता हेतु अनेक विभागों और इकाइयों का गठन किया जाता है। ठीक है। अब स्टाफ के अंतर्गत क्या होता है, मुख्य कार्यपालिका की सहायता के लिए क्या किया जाता है, तमाम प्रकार के विभाग और तमाम प्रकार की इकाइयाँ बनाई जाती हैं, ताकि वो कार्यपालिका की मदद कर सके। आधुनिक युग में राज्य की कल्याणकारी अवधारणा के परिणाम स्वरूप या फलस्वरूप कार्यपालिका के कार्यों में बहुत अधिक वृद्धि हो गई है, और ये सभी कार्य अकेले कार्यपालिका के द्वारा संभव नहीं किए जा सकते हैं, और इन सभी कार्यों को संपन्न करने हेतु स्टाफ की आवश्यकता पड़ती है। मुनि महोदय ने स्टाफ को स्पष्ट करते हुए कहा कि स्टाफ जो होती है कार्यपालिका के लिए विकसित व्यक्तित्व के रूप में है, और इसका अर्थ है कि अधिक आंखें, अधिक कान, अधिक हाथ, जो योजना निर्माण एवं उसके कार्यान्वयन में कार्यपालिका की सहायता कर सके। यानी स्टाफ को इसलिए बनाया गया था ताकि वो कार्यपालिका की सहायता कर सके, और ये बता सके कि आपको क्या क्या करना है, क्या क्या मतलब कैसे करना है, सारी चीज़ें बना मतलब कि उसको परामर्श देने के लिए एक संस्था का निर्माण किया जाए, तो वो नियम कायदे एक प्रकार से बनाने में मदद करे। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये होती है कार्यपालिका, यानी मंत्रिमंडल या जो सरकारी अफसर होते हैं, सरकारी अधिकारी होते हैं, वो एक प्रकार सलाह के लिए या एक स्टाफ की व्यवस्था करते हैं। जैसे कि पुलिस थाने में आप देखते हैं पूरा का पूरा स्टाफ होता है, तो भाई कुछ लोग सहायता करने वाले होते हैं उसी में। अच्छा, वो सब सहायता करते हैं कार्यपालिका के नियमों को कार्यान्वयन करने के लिए। जैसे मंत्रिमंडल या विधायिका के द्वारा कानून बना दिया गया, कार्यपालिका उसको लागू करवा रही है, उसमें बाधा उत्पन्न हो रहा, तब पुलिस विभाग की स्थापना हो गई। अब पुलिस विभाग उसको क्या करेगा, कोई व्यक्ति कुछ करेगा तो दंड देने के लिए उसको बंद कर दिया जाएगा अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं यही सब इसके अंतर्गत आती हैं। आगे देखिएगा, सातवां प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है, परीक्षा में ये प्रश्न 100% आने वाला है, ध्यान रखेंगे इस प्रश्न को। प्रश्न है, लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन में क्या अंतर है। बढ़िया प्रश्न है। तो लोक प्रशासन एवं व्यक्तिगत प्रशासन में बहुत अंतर है। पहला अंतर ये है, विषय क्षेत्र का अंतर होता है। विषय क्षेत्र मतलब कि स्कोप, यानी लोक प्रशासन और व्यक्तिगत प्रशासन। लोक प्रशासन एक बड़े धरातल पर काम करता है। लोक प्रशासन मतलब व्यक्ति प्रशासन जो होता है वो एक निजी फैक्टर होता है, वो अपना पर्सनल होता है व्यक्ति का, ये बात ध्यान रखेंगे। दूसरा अंतर है, लोक प्रशासन संपूर्ण देश और समाज का हित चाहता है, जबकि व्यक्तिगत प्रशासन मात्र अपना हित चाहता है। तो जैसे कि मान लेते हैं कोई सरकारी बस चल रही, तो सरकारी बस से जो धन दौलत प्राप्त हो रहा है वो सरकार के हाथों में पैसा जा रहा है, और सरकार उससे जो है पूरे के पूरे देश के लिए काम करती है। और जो निजी बस होती है, यानी प्राइवेट बस होती है, उसमें जो पैसा लोग निजी बस वाले कमाते हैं, प्राइवेट वाले कमाते हैं, तो वो पैसा किसी एक व्यक्ति के पास जाता है जो उस बस का मालिक होता है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तिगत प्रशासन मात्र अपना ही चाहता है, और जो लोक प्रशासन होता है वो पूरे के पूरे समाज का, पूरे के पूरे देश का हित चाहता है। तीसरा अंतर ये है, लोक प्रशासन में वित्त कार्यपालिका मतलब कि देखती है,
वित्त जो होता है कार्यपालिका देखती है पूरा का पूरा कि भाई पैसा कितना लगेगा, कैसे क्या होगा, ये कार्यपालिका देखती है। जबकि निजी प्रशासन में बाहरी व्यक्ति की जिम्मेदारी कोई नहीं होती है, वो जो व्यक्ति मालिक है वही सारा काम सारा पैसा देखता है। इसके अलावा सेवा और मूल्य की दृष्टि से दोनों में बहुत अंतर होता है। सेवा और मूल्य दोनों के अलग अलग होते हैं। इसके अलावा लोक प्रशासन की अपेक्षा व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी अधिक उत्तरदायी होते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो व्यक्तिगत प्रशासन में कर्मचारी को ज़्यादा काम करना पड़ता है, लोक प्रशासन में थोड़ा कम भी काम करते हैं। चूँकि क्या होता है कि सरकारी कामों को बहुत ढिलवाई में लोग करते हैं और प्राइवेट कामों को लोग तीव्र गति से करते हैं। आप देखिए प्राइवेट स्कूलों में बहुत ज़्यादा पढ़ाई लोग करते हैं जबकि पैसा बहुत कम पाते हैं मास्टर लोग। सरकारी मास्टर लोग बहुत कम पढ़ाई करवाते हैं और ज़्यादा पैसा पाते हैं। तो ये अब तो खैर इसमें चेंजमेंट हुआ जब से सोशल मीडिया का ज़माना आया, तब से जो है थोड़ा बहुत ज़्यादा परिवर्तन स्कूलों में देखने को मिला है। ठीक है, तो ये है लोक प्रशासन और निजी प्रशासन में अंतर। लोक प्रशासन का सीधा सा मतलब होता है कि काम सरकार करेगी, सभी का हित होगा, पूरी की पूरी जनता का हित होगा। लेकिन अगर निजी प्रशासन की बात करेंगे तो उसमें केवल और केवल किसका हित होगा, जो पूंजीपति वर्ग होगा उसी का हित होगा और वही सब कुछ करेगा। क्लियर। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न 8वां नंबर प्रश्न है, संगठन के प्रमुख आधार क्या हैं बताएं। संगठन के प्रमुख आधार क्या होते हैं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। ऑर्गेनाइजिंग के, तो लूथर गुलिक ने संगठन के 4 आधार बताए हैं। पहला आधार है उद्देश्य का आधार, यानी कोई भी संगठन बनाया जाता है तो उद्देश्य को ध्यान में रख करके बनाया जाता है, पहली बात। दूसरी बात, प्रक्रिया क्या होगी उसकी, उसको ध्यान में रखा जाता है। व्यक्ति का आधार यानी कितने व्यक्ति होंगे, और इसके अलावा क्षेत्र कौन सा होगा, किस क्षेत्र को ध्यान में रख करके हम संगठन बना रहे हैं। तो ये 4 आधार होते हैं, तो उद्देश्य, एक प्रक्रिया, एक व्यक्ति और एक क्षेत्र। इन 4 आधारों को ध्यान में रख करके कोई संगठन बनाया जाता है, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, संगठन की परिभाषा दीजिए। संगठन क्या है। संगठन जो है ये शब्दकोश के अकॉर्डिंग अगर देखें, शब्दकोश मतलब डिक्शनरी, शब्दकोश के आधार पर किसी के पारस्परिक भागों को संबंधित करने का कार्य ही संगठन होता है, जिसके उद्देश्य पहले से निर्धारित होते हैं। जब किसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए अनेक लोग एक साथ मिलकर के, कई सारे लोग एक साथ मिलकर के काम करते हैं तो किसी न किसी प्रकार का विशेषीकरण अनिवार्य हो जाता है। और संगठन ऐसे मनुष्य के समूह का ही नाम होता है जिनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व समस्त मतलब स्पष्ट हों और सुनिश्चित उद्देश्य हो जिसका, यानी किसी निश्चित उद्देश्य के लिए और स्पष्ट उद्देश्य के लिए जब सभी तमाम सारे व्यक्ति काम करते हैं इकट्ठा होकर के और अपना उत्तरदायित्व तो समझते हैं, वो सभी लोग कि भाई हमको क्या करना है, उनको क्या करना है, सारा सभी सभी अपनी अपनी भूमिका को समझते हैं, तो फिर उस स्थिति में वही संगठन मनुष्यों का ये कहलाता है संगठन। क्लियर। ठीक है, तो संगठन ऐसे मनुष्यों का समूह होता है जिनके कर्तव्य और उत्तरदायित्व तो स्पष्ट होते हैं पहले से, वो सुनिश्चित होते हैं कि किस व्यक्ति को क्या काम करना है और कैसे किस तरीके किस लिए बनाया गया है ये संगठन, ये बात ध्यान रखेंगे। कुशल कुशल प्रशासन के लिए तमाम प्रकार के विभाग बनाए जाते हैं, उप विभाग, खंड, आयोग, निगम, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग, अस्थायी ढांचे की तैयारी की जाती है। तो ये सब जो है संगठन ही होते हैं जो कि अलग अलग तरीके से काम करते हैं और लोक प्रशासन की मदद करते हैं। ठीक है, तो लोक प्रशासन ये इस तरीके से बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। लूथर गुलिक कहते हैं इसकी परिभाषा को देते हुए संगठन की कि सत्ता की औपचारिक व्यवस्था जो होती है उसी का नाम संगठन है। सत्ता की औपचारिक व्यवस्था ही क्या होती है, संगठन होती है। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, नवीन लोक प्रशासन क्या है। नया लोक प्रशासन, नवीन लोक प्रशासन एक गतिशील और परिवर्तनशील अवधारणा है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन लाने के लिए प्रयत्नशील होती है। जो मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जो आधुनिक राज्यों के लिए जो लोक प्रशासन होता है वो तो वैसे ही होता है, नवीन लोक प्रशासन वही होता है एक प्रकार से। इसमें विकास के कार्यों को प्राथमिकता दी जाती है। नवीन लोक प्रशासन का उद्देश्य यह अध्ययन करना होता है कि लोक प्रशासन सामाजिक लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए विभिन्न परिस्थितियों में किस प्रकार कार्य करता है। और विकास की इस अवधारणा में परंपरागत प्रशासन को विकासात्मक प्रशासन के कार्य करने की ओर उन्मुख कर दिया जाता है। जो परंपरागत प्रशासन होता है उसी को विकासात्मक प्रशासन में बदल देने के काम किया जाता है। नवीन लोक प्रशासन पोस्ट कार्य सिद्धांत को स्वीकार करने के साथ प्रशासनिक सुधार पर बल देता है और यह आधुनिक प्रबंधकीय तकनीक का प्रयोग करता है। पोस्ट कार्य की अगर बात करें तो क्या है ये, पोस्ट कार्य शब्द आपने सुना होगा। पोस्ट कार्य की स्पेलिंग होती है भैया POSDCOR और B, ये होता है पोस्ट कार्य। पोस्ट कार्य की अवधारणा दी थी लुथिर गुलिक महोदय ने। ठीक है, पोस्ट कार्य जो है 7 शब्दों से मिलकर के बना है।
पहला है आपका पी, तो पी का मतलब होता है भैया क्या, पी का मतलब होता है प्लानिंग करना, योजना बनाना। तो लोक प्रशासन में सबसे इंपॉर्टेंट होती है योजना बनाना। दूसरी होती है भाई आपका ओ माने होता है ऑर्गेनाइजिंग यानी संगठन बनाना। उसके बाद में यस का मतलब क्या होता है स्टाफिंग यानी स्टाफ की व्यवस्था करना। डी का मतलब क्या होता है डायरेक्टिंग यानी कि निर्देश देना। सीओ का मतलब होता है कोऑर्डिनेटिंग यानी समन्वय करना सभी में। आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग यानी रिपोर्ट देना। और बी का मतलब होता है भैया बजटिंग यानी बजट तैयार करना। तो पोस्ट विकल्प के बारे में हमेशा प्रश्न आपकी परीक्षा में आता है, इसको ध्यान रखेंगे। तो इसका एक एक शब्द का मतलब आपको पता होना चाहिए। पी का मतलब क्या प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग को, सीओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब रिपोर्टिंग और बी का मतलब बजटिंग यानी कि योजना बनाना, संगठन बनाना, स्टाफ की व्यवस्था करना, निर्देश देना, समन्वय करना, रिपोर्ट देना और बजट तैयार करना। ये होते हैं आपके पोस्ट कार्ब का मतलब। तो ये नवीन दृष्टिकोण है, ठीक है। इसके तहत यही होता है नवीन लोक प्रशासन जो पोस्ट कार्ब के अंतर्गत बताया गया है। 11वां क्वेश्चन से आप देखेंगे नौकरशाही क्या होती है। नौकरशाही, नौकरशाही की अगर बात करें तो मतलब FM मार्क्स महोदय ने नौकरशाही के 4 रूप बताए हैं। पहले होते हैं अभिभावक नौकरशाही, मतलब कि अभिभावक नौकरशाही का सीधा सा मतलब हो गया कि भाई आप किसी के अभिभावक आपके हैं, जैसे आपके माता पिता हैं या फिर आपके मतलब आप जिसके यहाँ पर रहते तो वो हो गए अभिभावक आपके, तो उनके यहाँ पर कोई काम आप करते तो ये होती जातीय नौकरशाही कि भाई बड़े जाति के लोग हैं तो उनके यहाँ कुछ लोग पहले से हरवाही वगैरह करते थे, तो होती थी जातीय नौकरशाही। संरक्षण नौकरशाही मतलब कि जिसके संरक्षण में आप रहते हैं वो आपसे कुछ कहे मालिक और मजदूर जैसा रिश्ता। एक होती योग्यता नौकरशाही कि भाई किसी की योग्यता, जैसे आजकल योग्यता नौकरशाही का प्रचलन है, जैसे आपकी योग्यता थी तो आप एसओ बन गए, फिर उनकी योग्यता थी वो दरोगा हैं, किसी की योग्यता थी सब इंस्पेक्टर हैं, किसी की योग्यता थी कि वो सिपाही बने, किसी की योग्यता आईपीएस बने हैं, कमिश्नर बने हैं। तो क्या होता है ये सब योग्यता होती है नौकरशाही के। नौकरशाही पहले जैसे अभिभावक नौकरशाही की आपके पिताजी आपको आदेश देते हैं कि भाई ये करो तो आप करते हो, तो वो भी अभिभावक नौकरशाही में आ गया। जातीय नौकरशाही कोई ब्राह्मण है और या कोई क्षत्रिय है, राजा जो होता था पहले, तो कोई काम करता था छोटे जो जाति के लोग होते थे, ठीक है पहले, तो उनको कोई काम करता कहता था तो लोग करते थे बेचारे। तो ये था एक प्रकार से जातीय नौकरशाही। संरक्षण नौकरशाही जो है ये थी जैसे कि आप किसी के यहाँ पर रहते हैं और उसी के आश्रित हैं, ठीक है, आप दास बन करके रहते हैं तो आप से जो कहेगा वो करेंगे आप। एक होती योग्यता यानी टैलेंट के बल पर वो ऊंचे पद पर है और आप जो है उससे नीचे पद पर हैं, तो आपको उसका आदेश मानना पड़ेगा और जो आदेश देगा उसको करना पड़ेगा। तो ये होती है नौकरशाही, जिसके बारे में मैंने आपको बताया 4 प्रकार की होती है, FM मार्क्स महोदय ने बताया। आगे देखेंगे अगला प्रश्न है, 12 नंबर प्रश्न है, कार्यपालिका के द्वारा प्रशासन पर नियंत्रण कैसे रखा जाता है। तो प्रशासन पर नियंत्रण करने के लिए कार्यपालिका द्वारा तमाम प्रकार के काम किए जाते हैं। क्योंकि कार्यपालिका जो होती है मंत्रिमंडल जो होता है पूरा का पूरा, जैसे मंत्री, अब आप देखते हैं जैसे कि अ, अ, जैसे लॉ वगैरह को लेकर के लॉ मंत्री, कानून मंत्री हो गए। इसी तरीके से हर विभाग के रेल मंत्री हो गए, ठीक है, कृषि मंत्री हो गए, खाद्य सुरक्षा वाले मंत्री, तो अलग अलग क्षेत्र से रक्षा मंत्री हो गए, शिक्षा मंत्री हो गए। तो मंत्री जो होते हैं ये अलग अलग विभाग के एक एक मंत्री बनाए जाते हैं। और वो मंत्री कहाँ से आते हैं, वो मंत्री मंत्रिमंडल से, मंत्री परिषद में होते हैं। यानी कि वो प्रधानमंत्री को जो वोट देने वाले लोग होते हैं वही होते हैं, यानी कि जो सांसद होते हैं विभिन्न क्षेत्रों के वही मंत्री बनाए जाते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं शासन की नीतियों का निर्धारण करते हैं कि भाई कौन सी नीति पर शासन काम करे, मतलब शासन चलेगा, तो नीति बनाने का काम कौन करता है, यही करते कार्यपालिका के लोग करते हैं। तो प्रशासन पर ये नियंत्रण रखते हैं इस प्रकार से। दूसरे प्रशासन पर नियंत्रण, प्रशासकों की नियुक्ति करते हैं यही लोग, यानी जो प्रशासक बनते हैं, जो एक प्रकार से बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, वो सब नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका के लोग ही करते हैं। इसके अलावा प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन करना हुआ, यानी कोई प्रशासक है ज़्यादा टाएँ टाएँ कर रहा है तो उसको क्या कर देंगे, उसको दूसरे जगह पर ट्रांसफ़र करवा देंगे, उसको निकाल भी सकते हैं कार्यपालिका के लोग। तो इस तरीके से नियंत्रण रखते हैं प्रशासन पर। इसके अलावा बजट के माध्यम से नियंत्रण, यानी बजट उनके, जैसे मान लेते हैं अभी पुलिस विभाग वाले ज़्यादा टाएँ टाएँ करने लगे, अब कार्यपालिका के लोग क्या करेंगे, बजट जो है कम लागत देंगे, तो बजट उस पर, पुलिस पर कम बजट खर्च करेंगे, कम पैसा देंगे, अब जाओ करो टाएँ टाएँ। तो ये सब एक प्रकार से क्या होता है, प्रशासन करने का, प्रशासन पर नियंत्रण करने का एक उपाय होता है। इसके अलावा कानून के द्वारा नियंत्रण भी रखते हैं, कानून बदल देते हैं, कानून बना देते हैं ऐसा कि भाई आप उस पर उन पर कुछ कर ही नहीं पाओगे। ऐसे अनुशासनात्मक कार्रवाई भी एक प्रकार से लोग कर सकते हैं। तो इस तरीके से कार्यपालिका नियंत्रण रखती है प्रशासन पर और एक प्रकार से बहुत ज़बरदस्त तरीके से नियंत्रण रखती है।
13 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं। संगठन के प्रमुख सिद्धांत कौन कौन से हैं भैया? वो सिद्धांत हैं, सबसे पहला प्राधिकार। संगठन का पहला सिद्धांत क्या है? प्राधिकार, यानी पहले एक अधिकार होना चाहिए भी भाई, किस पर आपको संगठन बनाना है, क्या संगठन बनाना है। दूसरा, एक नेतृत्वकर्ता होना चाहिए संगठन में, तभी संगठन आगे बढ़ेगा। बिना नेतृत्वकर्ता के संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। इसके अलावा पद सोपान की व्यवस्था हो। पद सोपान क्या होता है? पद सोपान का मतलब होता है कौन व्यक्ति ऊंचे पद पर होगा, फिर उससे नीचे कौन होगा, उससे नीचे एक स्तर होगा कि भाई कोई एसओ है, कोई दरोगा है, कोई सब इंस्पेक्टर है, कोई सिपाही है, कोई होमगार्ड है। तो ये पद सोपान पूरा का पूरा बना हुआ है, तो ये होता है पद सोपान। तो संगठन में हर एक व्यक्ति का आधार फिक्स हो, मतलब कि अधिकार हो कि भाई कौन व्यक्ति क्या कर सकता है। हर मतलब एक व्यक्ति नेता हो उसमें, जो मुखिया हो, और इसके अलावा सभी का अलग अलग पद फिक्स हो, सभी की अलग अलग भूमिका हो, क्या क्या करना है सभी को पता हो। इसके अलावा सभी में तालमेल हो, यानी समन्वय हो सभी में। आदेश की एकता हो, यानी कि अगर नेता कोई व्यक्ति कहे सभी लोग उसको एक होकर के माने। इसके अलावा नियंत्रण की बात करें, यानी कंट्रोल होना चाहिए। सबसे पहली बात तो सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या है कि आपको कंट्रोल होना चाहिए। कंट्रोल आपका होना चाहिए, नेतृत्वकर्ता जो है उसका कंट्रोल पूरे के पूरे संगठन के लोगों पर होना चाहिए, तभी संगठन आगे बढ़ता है। नहीं तो कहें कि भाई अगर ये कर लो तो कहेंगे मैंने हमें इनका कहा तो उन्हें नहीं कहते हो। ऐसे एक कहानी मुझे ध्यान आ रही, मेरे पिताजी सुनाया करते थे बचपन में, कि एक जो है ब्राह्मण था, तो उसके 4 लड़के थे। ठीक है, तो 4 लड़के थे, तो बड़े ही सुमत से लोग रहते थे। तो जहाँ सुमत तहाँ संपत दाना, जहाँ कुमत तहाँ विपद निधाना। तो लोग सुमत से रहते थे। तो जंगल में एक दिन जाते हैं, उनके पास कुछ धन वन था नहीं, जंगल में जाते हैं, तो एक बंदर था, पेड़ पर बैठा था, तो उसी के नीचे जाकर के सभी लोग बैठते हैं। तो वहाँ पर वो पिता उसका कहता है, ब्राह्मण पिता कहता है उससे, अपने बच्चों से, कि एक से कहता है कि जा करके लकड़ी ले आओ, तो लकड़ी लेकर के आता है। दूसरे से कहते हैं कि जा करके वो लेकर के आओ, आग ले आओ कहीं से, तो आग लेने चला जाता है। दूसरे तीसरे से कहते हैं कि जा करके पानी ले आओ, तो वो पानी लेने चला जाता है। चौथे से कहते हैं कि भैया तुम जो है यहाँ का जो पत्ती उत्ती पड़ी है इन सभी को बटोरो बढ़िया से। वो बटोरने लगता है, सब कुछ ऐसे से होने लगता है। अब क्या करता है, तो बंदर पूछता है कि भैया क्या करने जा रहे हो? तो बताया क्या कि भैया तुम्ही भूज के खाए जाई थे, मतलब कि तुम्ही को अभी इसी में भून करके खाऊंगा, ऐसे बोला। मतलब गुस्से में था, जो कि खाना 4-5 दिनों से पाया नहीं था, तो ऐसे बोला। तो फिर क्या हुआ कि जब बंदर ने कहा, एकता देखी इन लोगों की, भाई एक एक बार कहने पर उनके पुत्र जो है हर एक स्थान पर चले गए, बिना किसी टोक झोंक के, मतलब पूछा भी नहीं कि क्यों आप पिताजी क्या करोगे इसका, कुछ पूछा नहीं। तो भाई फिर बंदर ने बताया कि भाई इस पेड़ के नीचे जाओ, खजाना रखा है तो निकाल लो, और मुझे जान से छोड़ दो। तो बंदर ने एक प्रकार से बता दिया कि भाई, चूंकि बंदर वगैरह जो होते हैं वहाँ पर, वो जानते रहते जंगल में आप जाएंगे तो बहुत सारे जो डाकू वगैरह होते चुरा उरा करके रखे रहते हैं, डाकू मान लेते मारे गए, तो फिर उनका खजाना वजाना पड़ा रहता था, तो पहले के ज़माने में। तो बता दिया होगा कि भाई यहाँ पर जा करके। तो वो जो ब्राह्मण थे, वो जब घर पे आते गाँव में, तो देखा कि बहुत धन लेकर के आए। तो पड़ोसी लोग देखे कि भाई इतना धन कहाँ से लाए। पूछा कि क्या कैसे कैसे लाए, बहुत सारे लोगों ने तो बताया कि भाई ऐसी ऐसी कहानी पूरी। तो फिर ये लोग भी गए, वही प्रकरण अपनाए। तो जब दूसरे लोग गए, तो वो कहे कि भैया पानी ले आओ, तो वो कहे, तो वो कहिस हम इनका कहा तो बड़कले भैया ना ही कहे को चक्कर। तब जब बड़कने से कहते हैं जाओ आग ले आओ, तो कहते हैं हमें से कहा तो मझले भैया ना ही कहे कब हो कि लावे चला जाए ले आओ। मैं तो छोटकने से कहते हैं, जा पाता बटुअर, तो कहते हैं हमें से कहा तो ऐसे, मतलब देखिए आदेश की एकता नहीं थी वहां पर। तो इस तरीके से क्या हुआ, बंदरा कहीस, फिर बंदर ने क्या कहा जानते हैं? बंदर ने कहा कि जाओ, तुम्हें कुछ नहीं लिखा है, तुम्हें कुमति है तुम्हारे अंदर, सबके अंदर, तो इसीलिए तुमको कुछ नहीं मिलेगा। तो एक किस्सा सुनाया करते थे, तो मुझे याद आ गया इस बात को लेकर के। हालांकि टाइम नहीं था मुझे किस्सा सुनाने का, नहीं और अच्छे तरीके से आपको सुनाते, ठीक है। लेकिन आपकी परीक्षा लगी हुई है, बेस्ट ऑफ लक, भगवान करे आपका पेपर बहुत अच्छा हो। और मेरे हिसाब से आपका पेपर बहुत अच्छा होगा अगर आपने इन वीडियो को देखा। आकर के आप कमेंट जरूर करेंगे, अगर आपकी परीक्षा हो जाएगी उसके बाद में आप कमेंट करेंगे। और हमारा नंबर है 9161 93 60 62, इसी पर आप लोगों को व्हाट्सअप पर एसएमएस कर देना, जो आपका पेपर होगा उसको एसएमएस कर दीजिएगा, उस पर मैं चर्चा कर दूंगा, ठीक है। ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, तो इसमें आदेश की एकता होनी चाहिए, जो बात कही जाए नेतृत्वकर्ता के द्वारा उसको फॉलो करें। इसके अलावा कंट्रोल होना चाहिए सभी पर। हस्तांतरण, यानी हस्तांतरण का मतलब क्या होना चाहिए कि पद सोपान बना रहना चाहिए, कि भाई कौन सा अगर कोई काम अच्छा करता तो उसको आगे बढ़ाएं, कम काम नीचे करता तो उसको निकाल भी सकें। निर्णय लेने की क्षमता भी होनी चाहिए सभी के अंदर। निर्णय लेने की क्षमता अगर नहीं है, ठीक है, तो फिर दिक्कत की बात है। अगर आपके अंदर डिसीजन मेकिंग की पावर नहीं है, तो फिर आप नेतृत्वकर्ता किसी काम के नहीं हैं, ठीक है।
नेतृत्वकर्ता के अंतर्गत तो डिसीजन मेकिंग बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कि कोई व्यक्ति के अंदर कोई काम फंसा है कि भाई ये करने की ये करें, तो आप तुरंत डिसीजन ले सकते हैं सोच विचार करके कि भाई ये करना चाहिए इस स्थिति में। 14 नंबर प्रश्न है, पद सोपान क्या है? पद सोपान क्या है भैया? पद सोपान से तात्पर्य होता है श्रेणीबद्ध प्रशासन। श्रेणीबद्ध प्रशासन का मतलब क्या होता है कि एक क्रम से, ठीक है, जैसे निम्नतर प्रशासकीय पदाधिकारी पर उच्च उच्च पदाधिकारी का नियंत्रण होता है। प्रत्येक उच्च अधिकारी अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को आज्ञा देता है। अधीनस्थ कर्मचारी उन आदेशों का पालन करते हैं और इनमें प्रत्येक निम्न पदाधिकारी अपने से उच्च पदाधिकारी के आदेशों का पालन करते हैं। ये होता है पद सोपान। मैंने आपको बताया था जैसे कि एक स्कूल में एक होता है प्रबंधक, तो प्रबंधक जो कहेगा वो प्रिंसिपल जो होगा वो मानेगा, ठीक है। प्रिंसिपल जो कहेगा वो हेड मास्टर जो होगा मानेगा। हेड मास्टर जो कहेगा वो मास्टर जो होंगे वो मानेंगे। तो इस तरीके से एक बन गया। जैसे कि आपको बता दूं, थाना अध्यक्ष जो कहेगा वो मानेंगे कौन? जो दरोगा होंगे वो मानेंगे, ठीक है। दरोगा कहेगा तो सब इंस्पेक्टर जो होंगे एसआई मानेंगे। एसआई कहेंगे तो जो सिपाही होंगे वो मानेंगे। तो इस तरीके से क्या हो रहा है, ये पद सोपान की व्यवस्था, पद सोपान यही होता है। क्लियर? ध्यान रखेंगे, समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, 15 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फटाफट से एक बार वीडियो को शेयर और लाइक कर दीजिएगा। बहुत मेहनत करता हूं भाई और आप लोग जो है उतना ज़्यादा रिजल्ट दे नहीं पाते हो। प्लीज़ सहायता करें। और मैं आप लोगों के लिए बता दूं कि मेरा गला नहीं चल रहा है और मेरी जुकाम रख लिया है। मतलब गले में क्या होता है, जो गला खसराता रहता है हमेशा, वो मतलब दिक्कत आ गई है। मतलब मैंने 2-3-4 दिनों में लगभग 2-2 3-3 घंटे की 4-5 क्लास दे दी है, तो बड़ा दिक्कत आ गई मुझे। तो लेकिन फिर भी मैं आप लोगों के लिए लगातार मेहनत करता रहता हूँ ताकि कोई भी दिक्कत ना हो। आप लोगों के कमेंट देखता रहता हूँ, तो मुझे लगता है कि भाई अगर मैं आप लोगों के कमेंट पर या आप लोगों के उस पर खरा नहीं उतरूँगा तो फिर मुझे एक प्रकार से ग्लानि होती है। मतलब अगर मैं वीडियो नहीं दे पाता हूँ, आपका पेपर निकल जाता है, तो बड़ा दुःख होता है हमको, सच बता रहा हूँ। हालाँकि वीडियो इसीलिए मैंने सभी का पहले से दे रखा है, तो आप प्लेलिस्ट में जा कर के वीडियो देख लीजिए। फर्स्ट सेमेस्टर में अगर आप हैं तो प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो हैं, थर्ड सेमेस्टर की प्लेलिस्ट में बहुत सारी वीडियो है, फिफ्थ सेमेस्टर की वीडियो भी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, तो देखते रहिए आप लोग। हस्तांतरण क्या है भैया? उच्च अधिकारी जब अपने अधीनस्थ अधिकारियों को अपने उत्तरदायित्व एवं अधिकार सौंप देता है तो उसे हस्तांतरण कहते हैं। अधीनस्थों को निर्धारित सीमाओं में कार्य करने के लिए अधिकार प्रदान करना, लेकिन उत्तरदायित्व उच्च अधिकारी का ही बना रहता है। ये होता है हस्तांतरण, यानी अपनी शक्ति को दूसरे लोगों में दे देना, वो होता है हस्तांतरण। कि भाई जैसे यशो कहे किससे, थाना मतलब यशो कह दे किससे, दरोगा से, कि भाई 4 दरोगा 5 दरोगा से बोल देगा कि भाई आप आपको ये करना है, आपको ये करना है, आपको ये करना है। तो ये होता है आपका हस्तांतरण, यानी आप शक्तियों को बांट करके करवाना। अगला प्रश्न है, 16 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रशासन पर विधायिका का नियंत्रण कैसे होता है? तो विधायिका जो होती है वो कानून को बनाती है। शासन के 3 अंग होते हैं, कौन कौन से? एक होती विधायिका, एक होती कार्यपालिका और एक होती न्यायपालिका, ठीक है। न्यायपालिका क्या है? जो जज वगैरह होते हैं वो सब जो न्याय करते हैं, कानून से जुड़े हुए मुद्दों पर अगर कोई दिक्कत आती है तो उस पर न्याय करते हैं। कार्यपालिका मंत्रिपरिषद होती है, मंत्रिमंडल के सदस्य और सरकारी कर्मचारी लोग पर कार्यपालिका के सदस्य होते हैं। विधायिका जो होती है आपकी, ये कानून को बनाती, संसद के जितने भी लोग होते हैं विधायिका के सदस्य होते हैं, ठीक है। अब विधायिका प्रशासन पर भी नियंत्रण रखती है, क्योंकि राष्ट्रपति का अभिभाषण जो होता है वो विधायिका के द्वारा, मतलब विधायिका के अंतर्गत ही आता है राष्ट्रपति। इसके अलावा प्रश्न पूछ करके, वाद विवाद और चर्चा कर करके, काम रोको प्रस्ताव ला करके, आप विधायिका जो है प्रस्ताव ला करके, काम रोको प्रस्ताव ला करके वो प्रशासन पर नियंत्रण रख सकती है। अविश्वास प्रस्ताव ला करके किसी भी चीज़ को मतलब कि रोक सकती है। निंदा प्रस्ताव के द्वारा, संसदीय समितियों के द्वारा एडिट करके, तमाम प्रकार के जो है चीज़ों से नियंत्रण रखती है विधायिका जो होती है कार्यपालिका, मतलब प्रशासन पर। तो प्रशासन पर विधायिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका सबका अपना एक प्रकार से क्या होता है, सबका नियंत्रण होता है। ये बात ध्यान रखेंगे। जैसे कार्यपालिका जो होती है वो शासन की नीतियों का निर्धारण करती है, प्रशासकों की नियुक्ति करती है, प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन करती है, बजट के माध्यम से नियंत्रण रखती है, कानून के द्वारा नियंत्रण रखती है, अनुशासनात्मक कार्रवाई करके कार्यपालिका नियंत्रण रखती है प्रशासन पर। इसी प्रकार से प्रशासन पर विधायिका भी नियंत्रण रखती है और न्यायपालिका भी रखती है। 17 नंबर क्वेश्चन आप देखिएगा। प्रश्न है, पद वर्गीकरण क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, पद वर्गीकरण क्या है भाई? तो समान प्रकृति और समान गुण के व्यक्तियों को, विचारों को,
मतलब समान गुण के व्यक्तियों, समान गुण के विचार और समान प्रकृति के विचारों को या समूहों के विभिन्न बिंदुओं पर व्यवस्थित करना वर्गीकरण कहलाता है। वर्गीकरण एक श्रेणीबद्ध क्रिया होती है। योग्यता पर आधारित नौकरी पेशे के लिए सरकारी पदों का वर्गीकरण अनिवार्य होता है। वर्गीकरण मतलब कि आपका गुण और आपका व्यक्तित्व, आपके विचार समान है तो आपको एक श्रेणी में रख दिया जाएगा। उसी श्रेणी में आप जैसे विचारों वाले लोगों को उसी श्रेणी में रखा जाएगा। ए श्रेणी, बी श्रेणी, सी श्रेणी ऐसी बना दी जाएगी और उसमें आपके कैटेगरी के लोगों को रखा जाएगा। ठीक है। मार्कस मार्क्स महोदय कहते हैं कि पद वर्गीकरण का अर्थ है कर्तव्यों और आवश्यक योग्यताओं के आधार पर सरकारी पदों का समूह बनाना। जैसे मान लेते हैं सिपाही की योग्यता रखने वाले को एक श्रेणी में रहते तो वो सिपाही वाली श्रेणी में आते हैं। ठीक है। और जो व्यक्ति टैलेंटेड, मतलब जो मान लेते हैं और जो अच्छा नंबर पाते हैं तो एसआई बनते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, एसआई के गुण वाले वो सब इंस्पेक्टर का लाएंगे तो एक ही जैसे गुण हैं उनके तभी एसआई बने हैं। तो सिपाही, चूंकि सिपाही जैसे गुण हैं तो ऐसे सिपाही बने हैं। ये चीज़ होता है। फिकनर महोदय कहते हैं कि पद वर्गीकरण योजना का संबंध कर्तव्यों के करने में निहित उत्तरदायित्वों, शक्ति एवं निरीक्षण आदि से है जो इस पद के साथ जुड़े रहते हैं। तो पद वर्गीकरण को दो आधार पर हम, मतलब दो आधारों पर देख सकते हैं या वर्गीकरण इसको कर सकते हैं दो आधारों पर। पहला है श्रेणी के आधार पर वर्गीकरण और दूसरा दायित्व के आधार पर वर्गीकरण, कि भाई किसका कितना दायित्व है, क्या किसको करना है, एक तो ये। और एक होता है आपका श्रेणी के तरीके से। ठीक है, यानी कि किस श्रेणी में कौन सा व्यक्ति है। तो इस तरीके से ये होता है आपका किसका उत्तरदायित्व क्या है, कौन सा व्यक्ति कौन सा कितना काम करता है। तो पद वर्गीकरण का सीधा सा मतलब होता है कि एक जैसे, एक समान गुण वाले, एक समान प्रकृति वाले जो व्यक्ति होते हैं उनके विचार अगर सेम सेम होते हैं तो उनको एक वर्गीकरण या एक श्रेणी में रख दिया जाता है। फिर दूसरे तरीके के विचार वाले व्यक्ति को दूसरी श्रेणी में, और अगर और तीसरे तरीके का व्यक्ति है उसका विचार अलग है और भी तमाम प्रकार के व्यक्ति उसी विचार वाले हैं तो उनको एक श्रेणी में रख दिया जाता है। क्लियर। तो ये होता है आपका पद वर्गीकरण। अगला प्रश्न 18 नंबर, लोक प्रशासन की समस्याएं बताएं। विकासशील देशों में लोक प्रशासन की कई सारी समस्याएं हैं। पहली समस्या है प्रशासनिक संरचना का अभाव है। प्रशासनिक संरचना का जब अभाव होता है, क्योंकि अगर अच्छे तरीके से स्ट्रक्चर ही नहीं है प्रशासन का, एडमिनिस्ट्रेशन का, तो फिर जाहिर सी बात है वहाँ पर समस्याएं उत्पन्न होगी। तो विकासशील देशों में प्रशासनिक संरचना का कमी है, अभाव है। दूसरी बात, प्रशासनिक नेतृत्व का भी अभाव है। कोई नेतृत्वकर्ता सही नहीं होता है विकासशील देशों में, इसीलिए लोक प्रशासन की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसके अलावा प्रशासनिक नैतिकता का भी अभाव है। विशिष्ट सेवाओं का अभाव है। प्रशासन का विदेशी प्रतिमान भी कहीं ना कहीं पे लोग फॉलो तो कर लेते विदेशी चीज़ों को, लेकिन उस पर सही तरीके से खरे नहीं उतर पाते। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ ही रहा तो इसकी भी समस्या है। इसके अलावा गरीबी की समस्या है। इसके अलावा जन आक्रोश और हिंसा की तमाम प्रकार की जो प्रवृत्तियां हैं जो बढ़ रही हैं लगातार, ये भी एक समस्या के रूप में हमारे समक्ष आती उभर करके लोक प्रशासन की। लोक प्रशासन की ये सारी समस्याएं हैं, ध्यान से इसको देख लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है। तो प्रशासन में क्या हो रहा है, तमाम प्रकार की चीज़ें हस्तक्षेप करके प्रशासन में समस्याएं उत्पन्न करती हैं। विकासशील देशों में ये लगभग तमाम प्रकार की समस्याएं, गरीबी, भ्रष्टाचार, प्रशासन का विदेशी प्रतिमान, विशिष्ट सेवाओं का अभाव, प्रशासनिक नैतिकता का अभाव, प्रशासनिक नेतृत्व का अभाव, ये सब जो है गरीबी, जन आक्रोश और हिंसा की बढ़ती हुई प्रवृत्ति, ये सब एक समस्याओं के रूप में सामने आती हैं। अगला क्वेश्चन आप देखेंगे 19 नंबर प्रश्न है, भारतीय नौकरशाही की विशेषताएं बताएं। पहली नौकरशाही मतलब जो विशेषता है, पहली विशेषता देखें सैद्धांतिक विशेषता और एक है व्यवहारिक विशेषता। सैद्धांतिक विशेषता की बात की जाए तो भारतीय नौकरशाही की विशेषताओं में अस्थायित्व होता है। दूसरी विशेषता सैद्धांतिक में राजनीति से तटस्थ होती हैं ये नौकरशाही। तीसरी बात पद सोपान होता है इनमें, यानी कि एक सिस्टोमेटिकल वे होता है नौकरशाही में, पद सोपान के अकॉर्डिंग होता है कि भाई कौन सा व्यक्ति किसको काम कहने के लिए, करने के लिए बोलेगा तो वो करेगा। जैसे कि स्कूल में आप देखते हैं जो हेडमास्टर बोलता है वो सारे मास्टर करते हैं, मास्टर कहेगा तो वो चपरासी करेगा। इसी प्रकार से जो प्रिंसिपल होगा वो सभी से कुछ काम बोलेगा तो करेंगे लोग। ठीक है। तो ये होता है पद सोपान के द्वारा लोगों को काम करने के लिए बोलना। तो व्यवहारिक विशेषता क्या होती है नौकरशाही की, परोक्ष रूप से राजनीति में भाग लेना, ये एक प्रकार से नौकरशाही की पहली विशेषता, व्यवहारिक विशेषता। दूसरी विशेषता शासन करने की अहम भूमिका। तीसरी विशेषता विशेषज्ञों की उपेक्षा और चौथी विशेषता अनुत्तरदायी सेवा। ये सब विशेषता व्यवहारिक विशेषताएं हैं भारतीय नौकरशाही की, ध्यान रखेंगे इस बात को। आगे देखिए प्रश्न नंबर 20 आपकी परीक्षा के दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। प्रश्न है कि लेखा परीक्षण की अवधारणा बताएं। लेखा परीक्षण क्या होता है भाई, तो लेखा परीक्षा यह निश्चित करती है
कि प्रशासक ने विधायिका के द्वारा निर्धारित नियमों के अनुसार सार्वजनिक धन का व्यय किया है अथवा नहीं किया है। आपको बता दूं कि जैसे कि विधायिका ने जो काम या जो जिन नियमों को बनाया था या जिन नियमों के अकॉर्डिंग सारी चीज़ें करने के लिए कहा था, जो सरकारी नौकरी के लोग हैं उन्होंने अपना काम सही से किया कि नहीं किया, या जो काम उनको दिया गया था उस काम का निर्वहन हुआ कि नहीं हुआ, इसके लिए एक परीक्षण या एक परीक्षा ली जाती है, लेखा परीक्षण वही होता है। लेखा परीक्षण के माध्यम से विधायिका के सदस्य इस बात की जानकारी प्राप्त करते हैं कि कार्यपालिका के द्वारा उनके आदेशों का किस सीमा तक पालन किया गया है। यानी जो सांसद लोग होते हैं, जो संसद होती है, उसमें चर्चा देखा जाता है कि जो जो नियम हमने बनाया था उस नियम को कार्यपालिका कहाँ तक कर पाई है, कहाँ तक नहीं कर पाई है, इसकी जांच करना ही लेखा परीक्षण कहलाता है। लेखा परीक्षण को इसलिए प्रशासन पर नियंत्रण स्थापित करने वाला माध्यम कहा जाता है क्योंकि इसका लक्ष्य होता है वित्त संबंधी समस्त लेन देन का परीक्षण करना। कितना रुपया मैंने दिया था, कितने का सही तरीके से आपने एग्जीक्यूट किया। जैसे मान लेते हैं 1 करोड़ रुपया आया सड़क बनवाने के लिए, तो क्या 1 करोड़ रुपए की सड़क बनी कि नहीं बनी, ठीक है, बनी तो कहाँ बनी, क्या बनी, पूरा उसकी डिटेलिंग उसको देना पड़ता है। लेखांकन का परीक्षण तथा उसकी सत्यता की जांच करना, ये इसका काम होता है लेखा परीक्षण का। तो इस प्रकार से लेखा परीक्षण किसी भी अवैधानिक व्यय को नियंत्रित करने की प्रक्रिया होती है एक, ताकि ज़्यादा खर्चा ना हो। जैसे टीटी वगैरह अच्छे तरीके से टिकट दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं, घपलेबाजी कर रहे हैं, भ्रष्टाचारी कर रहे हैं, तो उन्हीं पर रोक लगाने के लिए लेखा परीक्षकों की नियुक्ति करी जाती है। इस नियंत्रण से प्रशासन अपनी निष्पक्षता, कुशलता और नियमितता को सिद्ध करता है। ये होता है आपका लेखा परीक्षण। ठीक है। लेखांकन क्या है भाई? लेखांकन जो होता है वो किसी भी संगठन के वित्तीय कार्यों का समुचित अभिलेख ही लेखांकन कहलाता है। कि भाई क्या कितना खर्चा हुआ, कितना लगा, इन सभी का किसी संगठन में कितना खर्चा लगा, ठीक है, उन सभी को अच्छे तरीके से लिखना, उसको व्यवस्थित तरीके से दिखाना, वही लेखांकन कहलाता है। इसमें वित्तीय वर्ष के आय व्यय का पूरा ब्यौरा जो होता है वो लिखा हुआ होता है। जैसे मान लेते हैं कि कोई किसान है, उसने क्या किया कि भर्ती लगाया 10 लाख रुपए, तो 10 लाख उसने लिखा कि भाई हमने जो है इतने रुपए का आलू का बोरा खरीदा था, इतने जो है आलू की बीज आई थी, इतने का क्या हुआ था, उसमें सिंचाई लगी, इतनी खाद लगी है, इतना मजदूरी लगी है, ठीक है, इतना खुदाई आलू की लगी है। तो तमाम प्रकार की चीज़ों को जोड़ करके मान लेते हो 10 लाख रुपये खर्च करता है किसी खेती में। ठीक है। अब वो 20 लाख रुपये पाता है बचत, तो सभी का ब्यौरा कि 20 लाख कमाया हमने, वो कहाँ पर खर्च हुआ, कितना हमने लगाया था, कितना मिला, सबका ब्यौरा जोरा जो होता है वही जो है आपका लेखांकन कहलाता है। राज्य की वित्तीय स्थिति तथा उन संक्रियाओं से संबंधित तथ्यों को शीघ्रता से निर्मित करने और स्पष्ट रूप से प्रस्तुत करने की विधा को ही लेखांकन कहा जाता है, जो कि पूरे के पूरे साल के बारे में, वो सभी चीज़ों के बारे में एक ब्यौरा देता है कि भाई कितना काम, कितना पैसा मिला था, कितना काम किया हमने, कितना बचा, पूरा का पूरा सारी चीज़ें बताती है, वही होता है लेखांकन। लेखा परीक्षण का क्या उद्देश्य होता है, क्यों ये परीक्षा करवाई जाती है, मतलब कि क्यों ये टेस्ट होता है, क्यों इस प्रकार की जांच लगती है इन लोगों पर, कार्यपालिका के लोगों पर? इसलिए लगती है क्योंकि व्यय का वैधानिक परीक्षण करने के लिए लगाई जाती है, ताकि ऐसा हो कि भाई जो जो खर्चा हुआ है वो खर्चा सही हुआ है कि गलत हुआ है, खर्चा हुआ है तो कहाँ हुआ है, इन सभी की जाँच करने के लिए चीज़ें की जाती हैं। इसके अलावा सरकारी व्यय को नियंत्रित करने के लिए कि भाई ज़्यादातर बहुत सारे लोग सरकारी खर्चे पर बहुत खर्चा कर देते, ज़्यादा पैसा लेते, बजट ज़्यादा आता है और खर्चा बहुत कम करते हैं और पैसा बचा लेते हैं, घपला कर लेते हैं। तो इसी को रोकने के लिए लेखा परीक्षण किया जाता है। इसके अलावा उत्तरदायित्व को निश्चित करने के लिए कि भाई आपका उत्तरदायित्व बस इतना है कि जितना पैसा पाए हो उसको खर्च करना है, और उसका बजट मतलब उसको बताना है हमको कि भाई कहाँ कहाँ पर क्या क्या चीज़ें खर्च हुई। आपका उत्तरदायित्व जितना है उस उतने में ही काम रखें। इसके अलावा वित्तीय स्थिति का आभास करवाना, यानी कि भाई कितनी सिचुएशन, रुपया पैसा को फर्जी नहीं खर्च करना है, इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना। बिगड़ती हुई वित्तीय स्थिति में सुधार आता है इससे। इसके अलावा नियमों की अवहेलना को रोकना, ताकि जो है सरकार जो कुछ बताती है, चीज़ों को नियम बनाती है, उन नियमों पर फॉलो लोग नहीं करते हैं उन नियमों को, तो उन्हीं नियमों को फॉलो करें, इसलिए जो है ये परीक्षण किया जाता है। तो ये सभी उद्देश्य जो होते हैं वो लेखा परीक्षक के होते हैं, लेखा परीक्षण के होते हैं। आगे देखिएगा 23 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बजट। बजट से क्या तात्पर्य है? तो बजट में वार्षिक आय व्यय का अनुमान होता है, और बजट शब्द की उत्पत्ति जो हुई है वो फ्रेंच भाषा के बूजट शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का बैग या चमड़े का थैला।
सबसे पहले बजट शब्द का प्रयोग जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था 1733 ईस्वी में, जब ब्रिटिश संसद के समक्ष वहाँ के वित्त मंत्री थे रॉबर्ट बालपोल, उन्होंने अपने चमड़े के थैले से वित्तीय योजना संबंधी जो कागजात थे उन्हीं को निकाला, तो उसको पेश किया, तो उसी समय इसे बजट की संज्ञा दे दी गई। और तब से आज तक जो है आय व्यय के अनुमानों के लिए प्रयोग में होने वाला जो थैला आता है या जिसमें पूरा विवरण होता है उसी को बजट कहा जाता है। तो बजट में क्या होता है, आय और व्यय का वार्षिक अनुमान लगाया जाता है कि भाई कितना खर्चा लगेगा और कितना व्यय होगा, सारी चीज़ें का पूरा ब्यौरा होता है। भारत में बजट का आरंभ 18 फरवरी 1860 ईस्वी को वित्त विशेषज्ञ थे उस समय जेम्स विल्सन, उनके द्वारा किया गया था। तो ये बजट होता है जो कि आय और व्यय का ब्यौरा होता है। बजट आता है और बजट के अकॉर्डिंग काम होता है कि भाई हमारे पास, जैसे मान लेते हैं हमारे पास किसी घर में 10,000 रुपये मंथली सैलरी है। अब 10,000 में से आपको पूरा का पूरा महीने में 10,000 रुपये में पूरा महीना चलाना है, तो आप ये फिक्स करोगे ना कि भाई 10,000 में हमको 1,000 रुपये का राशन लाना है, ठीक है, 1,000 रुपये बच्चे की फीस जमा करनी है, 1,000 रुपये हमको एक प्रकार से क्या करना है, 1,000 रुपये गाड़ी मोटरसाइकिल का तेल लगेगा, 1,000 रुपये हमको क्या करना है, इसी प्रकार से हमको कपड़ा लाना है, तमाम प्रकार के हमको जो है अपनी वाइफ के लिए जो है झुमका वगैरह बनवाना है, जो कुछ भी होगा वो एक प्रकार से इसी 10,000 में करना है आपको, ठीक है। तो ये बजट तैयार करना पड़ेगा कि भाई हमको 10,000 कहाँ पर खर्च करना है पूरा। तो वही जैसे सरकार का जो आय व्यय का जो ब्यौरा होता है वही बजट होता है। आगे देखिए, सूत्र अभिकरण क्या होते हैं, जो अभी मैंने शुरुआत में आपको बताया था सूत्र और स्टाफ में क्या अंतर होता है, तो वही होता है सूत्र अभिकरण, सूत्र ही होता है। जो मैंने आपको बताया था कि भाई सूत्र जो होते हैं वो एक प्रकार से सलाह लेते हैं किससे, मतलब कि परामर्श लेते हैं किससे, स्टाफ से। तो सूत्र अभिकरण वह अभिकरण है जो विभाग के प्राथमिक कार्य को संपन्न करता है और सैनिक प्रशासन की शब्दावली से ग्रहण किया गया है। ये शब्द स्टाफ सूत्र शब्द। सेना में दो प्रकार की इकाइयाँ होती हैं, एक होती सूत्र और एक होती लाइन इकाई, या और यानी और एक होती स्टाफ इकाई, यानी सूत्र इकाई और एक होती है स्टाफ इकाई। सूत्र इकाई को लाइन इकाई भी कहते हैं। सूत्र इकाई में वे लोग आते हैं जो युद्ध के मैदान में सेना को आदेश देते हैं, युद्ध के मैदान में है और सेना को आदेश देते हैं कि भाई आप ये करो, ये सूत्र इकाई के अंतर्गत आते हैं और उसका संचालन और नेतृत्व करते हैं, ये सूत्र इकाई के अंतर्गत होती हैं और इनके पास वास्तविक शक्ति होती है। ये सेना के मुख्य उद्देश्य युद्ध में विजय प्राप्त करते हैं, उनका कार्य करते हैं और इन अधिकारियों को लाइन या सूत्र अधिकारी की संज्ञा दी जाती है। वे अधिकारी पद सोपान की श्रृंखला से रिलेटेड होते हैं, जिसे जैसे कि किसी भी सैनिक के सर्वोच्च शिखर पर सेना अध्यक्ष होता है तथा उसके नीचे क्रम में सबसे ऊपर सेना अध्यक्ष हो गया, सेना अध्यक्ष से नीचे होता है जनरल, फिर होता है कर्नल, फिर होता है मेजर, फिर होता है कैप्टन, फिर होता है लेफ्टिनेंट और उसके बाद में होता है सेकंड लेफ्टिनेंट। तो ये तरीके, ये क्या होते हैं, ये पद सोपान भी एक तरीके से हो गए और एक ये हो गए क्या, सूत्र इकाई हो गई कि भाई युद्ध के मैदान में जा कर के ये लोग क्या करते हैं, खुद लड़ते हैं और उसके बाद में फिर युद्ध के में विजय प्राप्त करते हैं। तो सूत्र इकाइयाँ क्या होती हैं, वो एक प्रकार से वास्तविक शक्ति इनके पास होती है और ये जाकर खुद युद्ध के मैदान में लड़ते हैं और वहाँ से संचालन करते सेना का, सेना को आदेश देते हैं। लेकिन जो स्टाफ होता है वो क्या करता है, वो केवल इनकी मदद करता है। अगर कोई मामले में इन्होंने कहा कि भाई क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, तो स्टाफ क्या करता है, उनकी मदद करता है। तो ये होते हैं सूत्र और स्टाफ। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रशासन पर न्यायपालिका का नियंत्रण बताएं। प्रशासनिक अधिकारियों की स्वेच्छाचारिता तथा अवैध कार्यों से नागरिकों की रक्षा करने के लिए न्यायपालिका कई उपाय करती है कि प्रशासनिक अधिकारी कभी कभी क्या करते हैं, मनमानी करते हैं, अपने मन से ही काम करने लगते हैं, तो उसके लिए न्यायपालिका बैठी है। अगर न्यायपालिका एक प्रकार से ना होती तो आजकल बड़ा मनमानी हो जाती, तो न्यायपालिका क्या करती है, फटकार लगाती प्रशासनिक मामलों पर, प्रशासनिक लोगों पर, प्रशासनिक अधिकारियों को डांटती है। तो विधि का शासन चूंकि यहाँ पर है, कानून का शासन है। सबसे पहली बात, कानून का शासन के अकॉर्डिंग यानी सभी के समक्ष, सभी व्यक्ति के समक्ष कानून जो होगा समान होगा, सभी के लिए दंड का प्रावधान समान होगा, सभी व्यक्ति आपस में समान है। इस दृष्टि से क्या होगा कि अगर आप दिक्कत करते हो, किसी के साथ भेदभाव करते हो, तो फिर न्यायपालिका आपको फटकार जरूर लगाएगी। इसके अलावा न्यायिक समीक्षा की अगर बात करूं तो न्यायिक समीक्षा करके क्या करती है, न्यायपालिका प्रशासन पर, प्रशासनिक अधिकारियों पर क्या करती है, दबाव डालती है, उन पर जोर डालती है। न्यायिक समीक्षा, जैसे प्रशासन पर न्यायिक समीक्षा के लिए तमाम प्रकार के लेख जारी किए जाते हैं। अनुच्छेद 32 की अगर मैं बात करूं,
अनुच्छेद 32 भारतीय संविधान का एक मौलिक अधिकार है और ये है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अगर आपके मौलिक अधिकारों का हनन प्रशासनिक लोग करते हैं, ठीक है, पुलिस आपको पकड़ करके बंद कर लेता है और आपको न्यायालय में नहीं पेश करता 24 घंटे घंटे के भीतर आने जाने के समय को छोड़ करके, तो आप उसके ऊपर बंदी प्रत्यक्षीकरण की रिट जारी करवा सकते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। परमादेश, प्रतिषेध, निषेधाज्ञा, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा, ये सब एक प्रकार से ऐसे लेख हैं जिनके माध्यम से आप अपने अधिकारों को ले सकते हैं। और किसी जनता पर अगर अत्याचार कर रहे हैं कोई प्रशासनिक अधिकारी, तो इन लेखों के माध्यम से आप जो है और आगे या फिर एक प्रकार से आपको न्यायालय में जाएंगे, आपको उसके लिए मतलब प्रशासनिक अधिकारियों को डांट दी जाएगी, उनको रिटायर मतलब कि उनको हटा भी दिया जाएगा, निष्कासित भी कर दिया जा सकता है। अगर गलती उनकी होगी तो उनको उचित दंड भोगना पड़ेगा। ठीक है, तो ये होता है आपका वो क्या होता है भाई, ये प्रशासनिक मामलों पर नियंत्रण रखती है न्यायपालिका। ठीक है, आगे देखिएगा 26 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 26 नंबर प्रश्न, प्रत्यायोजन क्या होता है? तो प्रत्यायोजन एक ऐसी प्रक्रिया होती है भैया जिसमें क्या होता है कि एक जो बड़ा अधिकारी होता है, उच्च अधिकारी होता है, वो अपने सभी कामकाज को क्या करता है, अपने अधीनस्थ जो मतलब कि जो कर्मचारी अधिकारी होते हैं उनके बीच में वितरित कर देता है, बांट देता है कि भाई अब आज से आप ये काम करोगे, आप ये काम करोगे अपने काम को, जिससे कि क्रियात्मक और प्रबंधकीय विशिष्टीकरण की प्राप्ति की जा सके। प्रत्यायोजन कार्य को अन्य अन्य के साथ बांट करने का तरीका, मतलब बांट करने का एक तरीका होता है, बांट करके करने का तरीका होता है, रास्ता होता है। यह एक ऐसा रास्ता है जिसके द्वारा अधीनस्थों के समूह तथा उसकी योग्यता का अनुकूलतम उपयोग किया जा सके। यानी जैसे मान लेते हैं कि एक थाना अध्यक्ष के अंदर 4-5 दरोगा होते हैं, तो वो दरोगा जो होते हैं उनको उनमें एक एक एरिया को बांट देते हैं कि भाई आज आपका एरिया ये है, आपका एरिया ये है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये क्या होता है, छोटे छोटे उसमें बांट देना, इससे क्या होता है कि काम जल्दी होता है और सरल तरीके से होता है, काम का प्रेशर या लोड नहीं होता है। तो प्रत्यायोजन का सीधा सा मतलब होता है कि बड़े बड़े अधिकारी जो होते हैं जब वो अपने काम को अकेले नहीं संभाल पाते हैं तो छोटे छोटे अधिकारियों में अपने कामों को बांट देते हैं। ठीक है, ये होता है प्रत्यायोजन, और हर एक विभाग में आपको प्रत्यायोजन की प्रक्रिया देखने को मिलेगी। 27 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है क्रमिक प्रशासन क्या होता है? क्रमिक प्रशासन की परिभाषा दीजिए। क्रमिक प्रशासन के अंतर्गत सेबी वर्ग के प्रशासक आते हैं जिनमें या जिसमें कर्मचारी एवं अधिकारी वर्ग के पदाधिकारी इकट्ठा या सम्मिलित होते हैं। किसी भी देश के शासन को वास्तविक रूप देने का कार्य लोक सेवक जो होते हैं वो करते हैं और उन्हें नौकरशाही कहा जाता है। इन नौकरशाहों या लोक सेवकों की भर्ती या चयन, उनका प्रशिक्षण, पदोन्नति, पद वर्गीकरण, प्रशासन की सच्चरिता मतलब की सच्चरित्रता और आचार संहिता के लिए नियम बनाए गए हैं। फाइनर कहते हैं कि लोक सेवक जो होते हैं प्रशासन के सर्वोच्च और महत्वपूर्ण तत्व होते हैं। डॉक्टर व्हाइट कहते हैं कि नागरिक सेवाएं प्रशासकीय संगठन के लिए एक ऐसा माध्यम है जिनके द्वारा सरकार अपना लक्ष्य पूरा करती है। लोक सेवक जो होते हैं वो क्रमिक प्रशासन की दृष्टि से बड़े उपयोगी होते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, आगे देखिएगा 28 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। संसद में शून्यकाल क्या होता है? संसद के अधिवेशन में प्रतिदिन प्रारंभ का समय प्रश्नकाल का होता है और प्रश्नकाल समाप्त होने के बाद 1 घंटे का समय शून्यकाल का होता है। शून्यकाल के समय संसद में विशेष महत्व होता है शून्यकाल का, और इस समय कोई विशेष मुद्दे पर चर्चा नहीं की जाती है। कोई भी सांसद सदस्य किसी विषय पर अपनी आवाज़ के द्वारा सदन का ध्यान किसी महत्वपूर्ण मुद्दे पर दिला सकता है, उस पर चर्चा होती है। कभी कभी ऐसा होता है कि सदन का ध्यान महत्वपूर्ण विषय की तरफ नहीं जाता है, ऐसे में शून्यकाल का समय काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो शून्यकाल संसद में क्या होता है, अधिवेशन में प्रतिदिन प्रारंभ होता है, प्रारंभ का समय प्रश्नकाल का होता है, और प्रश्नकाल के बाद में जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है तो 1 घंटे का समय होता है शून्यकाल का। ठीक है, जिसमें मुद्दा उठा सकते हैं आप, जो विशेष मुद्दा होता है, कोई अच्छा मुद्दा होता है उस पर चर्चा करने के लिए संसद में होता है। 29 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न कटौती प्रस्ताव क्या है? कटौती प्रस्ताव बजट से रिलेटेड होता है और ये सदैव विरोधी दल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। जैसे मान लेते भाजपा अगर बजट लाती तो कांग्रेस के द्वारा ये कटौती प्रस्ताव जारी करवाया जाता है। 3 प्रकार का होता है, एक तो नीति विषय कटौती, एक मित्त व्ययिता संबंधी कटौती, एक प्रतीकात्मक कटौती। ये 3 प्रकार की कटौती प्रस्ताव ये विपक्ष लोग जो होते हैं वो जारी करते हैं। 30 नंबर प्रश्न आप देखेंगे, संसद में प्रश्नकाल क्या होता है? तो जब संसद का प्रश्न मतलब संसद का सदस्य
या संसद का जो वो होता है आपका कार्रवाई चल रही होती है, तो प्रतिदिन जो पहला घंटा होता है प्रश्नों के लिए निश्चित होता है। संसद का कोई भी सदस्य जो होता है सदन में संबंधित मंत्री से प्रश्न पूछ सकता है कि भाई आप इस विभाग के मंत्री हैं और क्या काम हुआ क्या नहीं, वो सारे प्रश्न पूछता है। सामान्य रूप से प्रश्न 3 प्रकार के होते हैं, एक होते तारांकित प्रश्न, एक होते अतारांकित प्रश्न और एक होते हैं अल्प सूचना पत्र। तारांकित प्रश्नों का सदन में मौखिक उत्तर दिया जाता है, अतारांकित प्रश्नों का उत्तर लिखित रूप में पूछा जाता है और संबंधित मंत्री लिखित रूप में उत्तर देते हैं, और अल्प सूचना प्रश्न जो होता है लोक महत्व के मामले में से रिलेटेड होता है। तो इस तरीके से ये संसद में जो प्रश्नकाल का समय होता है वो शुरुआती 1 घंटे का होता है, जिसमें सभी सांसद जो होते हैं वो प्रश्न करते हैं संबंधित मंत्री से कि भाई आपने क्या काम किया क्या नहीं किया, कितना काम हुआ, और आपने तो कहा था ये करने के लिए, आपने अभी तक ये क्यों नहीं किया। तमाम प्रकार के प्रश्न होते हैं, तो होता है प्रश्नकाल। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रश्न है प्रशासन के बीच लक्षण बताइए, सॉरी प्रशासन के 5 लक्षण बताएं। प्रशासन के 5 लक्षण कौन कौन से भाई फटाफट से आप बताएंगे, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो पहला लक्षण ये है प्रशासन का, मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय। मनुष्य और भौतिक साधनों का समन्वय करता है प्रशासन। दूसरी बात, नीतियों का पूर्व निर्धारण करता है प्रशासन। संगठित मानवीय सहयोगात्मक तत्वों की प्रधानता होती है प्रशासन में। इसके अलावा मानवीय प्रयासों का उचित निर्देशन करता है प्रशासन, ठीक है। मानवीय प्रयासों का क्या करता है, उचित निर्देशन करता है। मानवीय प्रयासों का समायोजन भी करता है। तो तमाम प्रकार की चीजें प्रशासन के द्वारा करी जाती हैं, तो ये सब लक्षण होते हैं इसके। 32 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रदत्त विधायन क्या होता है। प्रदत्त विधायन लोक प्रशासन के हस्तांतरण सिद्धांत पर आधारित होता है। हस्तांतरण आप सभी लोग जानते होंगे कि भाई अपना कार्य किसी को मतलब बताना, जैसे कि बड़े अधिकारियों जो होते हैं अपने कामों को छोटे छोटे अधिकारियों में बांट देते हैं, तो एक तो प्रत्यायोजन होता है, इसी तरीके से हस्तांतरण होता है कि अपनी शक्ति को दूसरे में देना। जैसे कि वो जाहिर सी बात है वो देना ही पड़ता है, लेकिन जो आपका वो होता है प्रत्यायोजन, वो किन्हीं कारण के बस में कुछ समय के लिए आप अपने कार्यों को बांटते हो, लेकिन हस्तांतरण में आपको देना ही होता है कि जो उच्च अधिकारी होते हैं अपने अधीनस्थ कर्मचारियों को मतलब आदेश दे सकते हैं, तो वो होता है हस्तांतरण। संसद के द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण में यानी कानून बनाने के अधिकार प्रदान किए गए हैं, और इसी को प्रदत्त विधि निर्माण की संज्ञा दी जाती है। इसी कारण से कार्यपालिका विधि निर्माण के नाम से भी जाना जाता है। इसे अधीनस्थ विधि निर्माण भी कहते हैं। और एक अधिनियम जो संसद के अधिनियमों में के संशोधन का अधिकार प्रदान करता है। विधि निर्माण का अर्थ किसी अधीनस्थ अधिकारी जैसे मंत्री द्वारा विधायी शक्तियों के प्रयोग का अधिकार देती है, तो ये होती है प्रदत्त विधायन, ठीक है। आगे देखिएगा, तो प्रदत्त विधायन लोक प्रशासन के हस्तांतरण सिद्धांत पर आधारित होती है और संसद द्वारा कार्यपालिका को विधि निर्माण के अधिकार प्रदान करती है। प्रदत्त विधायन, ठीक है। प्रदत्त माने मिला हुआ है, विधान माने शक्ति। 33 नंबर क्वेश्चन है लोक प्रशासन की प्रकृति पर लूथर गुलिक का दृष्टिकोण। तो लूथर गुलिक ने के अनुसार एक अच्छे प्रशासक को पोस्ट कार्ब तकनीकों में पारंगत होना चाहिए। पोस्ट कार्ब मैंने आपको बताया था, पी का मतलब क्या होता है प्लानिंग, ओ का मतलब ऑर्गेनाइजिंग, एस का मतलब होता है स्टाफिंग, डी का मतलब डायरेक्टिंग, सी ओ का मतलब कोऑर्डिनेटिंग, आर का मतलब होता है रिपोर्टिंग और बी का मतलब होता है बजटिंग, ठीक है। ये आना चाहिए, तभी आप एक विशेषज्ञ हो पाएंगे और तभी आप अच्छे तरीके से प्रशासन कर पाएंगे। अगर आप इन चीज़ों को नहीं जानेंगे तो फिर दिक्कत है, ठीक है। आगे देखिए, एक विशेषज्ञ ज्ञान तथा तकनीकी कौशल की आवश्यकता होती है उसको। अन्य कलाओं की भांति प्रशासन को भी अभ्यास से हम सीख सकते हैं, अभ्यास से सीखा जाता है प्रशासन को भी। और वर्तमान में प्रशासनिक दक्षता के लिए निपुण तथा विशिष्ट प्रकार के दक्ष लोगों की आवश्यकता सरकार के विभिन्न आयामों में महसूस की जा रही है। प्रशासनिक कला में निपुण व्यक्ति में कुछ गुणों की जरूरत होती है। उदाहरण के रूप में जैसे धैर्य होना चाहिए, निपुणता होनी चाहिए, नियंत्रण होना चाहिए, हस्तांतरण, आदेश की एकता। ये तमाम प्रकार के गुणों के अभाव में अगर इन सभी गुणों की कमी होगी तो प्रशासन अच्छे तरीके से नहीं चलेगा। इसीलिए प्रशासनकर्ता या प्रशासक के अंदर धैर्य, निपुणता, नियंत्रण, हस्तांतरण, आदेश की एकता, इन सभी का होना परम आवश्यक होता है। ये बात ध्यान रखेंगे, क्लियर। अपने कर्तव्यों का निष्पादन तभी सफलतापूर्वक हो पाएगा जब ये गुण होंगे। अगर ये गुण नहीं होंगे तो सफलतापूर्वक अपने कार्यों को लोग नहीं कर पाएंगे, ये बात ध्यान रखेंगे। तो खास करके जो लूथर गुलिक ने जो बताया कि भाई योजना बनाने पहले योजना बनाएं, किसी भी प्रशासन को चलाने के लिए पहले एक योजना की जरूरत पड़ती है, एक प्लानिंग की, एक संगठन की जरूरत पड़ती है, स्टाफ की जरूरत पड़ती है, निर्देश देने वाले व्यक्ति की जरूरत पड़ती है, समन्वय सभी में होना चाहिए उसकी जरूरत पड़ती है, रिपोर्टिंग की जरूरत पड़ती है और बजट भी तैयार करने की जरूरत पड़ती है,
ठीक है, आगे देखिएगा। 34 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। सुशासन क्या है बताएं। सुशासन, तो सुशासन का सामान्य रूप से अर्थ जनता के शासन से लगाया जाता है। सुशासन मतलब सुंदर शासन, अच्छा शासन, और इसमें आम नागरिकों के हितों पर ध्यान दिया जाता है ताकि सभी नागरिकों का हित हो सके। प्रशासन सरकार का अन्य सभी अंगों में काफी महत्वपूर्ण अंग होता है। सरकार के सभी अंगों में हमारे देश का ग्रामीण अपने संविधान को भले ना जानता हो, लेकिन उसे राजस्व कर्मचारी, पुलिस कर्मी जरूर मालूम होते कि भाई ये सरकार के आदमी, पुलिस लोग, राजस्व के कर्मचारी जो टैक्स लेने वाले होते हैं, और ये प्रशासन के ही अंग होते हैं, पुलिस कर्मी और राजस्व कर्मचारी वगैरह। जन्म से ही बच्चा लोक प्रशासन के अधीन होता है। लोक कल्याण जैसी कई एजेंसियां हैं जिनसे बच्चा लाभान्वित होता है। मानवीय कार्यकलाप के सभी स्तरों पर विज्ञान की महान प्रगति होने तथा नए तरीकों के आविष्कार होने से प्रशासन और समाज में प्रभावशाली तालमेल लाने की आवश्यकता है। प्रशासनिक अधिकारियों एवं कर्मचारियों तथा जनता के बीच दूरी नहीं होनी चाहिए, और लोगों को लगे कि भाई ये कोई अपना व्यक्ति, प्रशासनिक अधिकारी को ऐसे व्यवस्था करनी, मतलब ऐसे बातचीत करनी चाहिए, ऐसे डरा धमका करके, गाली दे करके बात नहीं करनी चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि पुलिस अगर गांव वगैरह में पहुंचती तो लोग डर जाते हैं कि भाई अरे पुलिस आएगी, पुलिस आएगी, बहुत दिक्कत में फंस जाते हैं, डर जाते हैं। आपको पुलिस से डरना नहीं होता है, पुलिस भी आप ही जैसे लोग होते हैं, और आदमी ही पुलिस होते हैं, कोई जो है मंगल ग्रह के प्राणी नहीं है वो। डरने की कोई बात नहीं, अगर आप कोई गलत काम नहीं करे तो पुलिस ऐसे आपको नहीं पकड़ेगी, ठीक है। उन लोगों के पास भी कोई वैसा नहीं होता कि भाई वो आपको पकड़ करके ही ले जाएंगे। तो आपको मतलब पुलिस और जनता के बीच में ऐसा तालमेल हो जाए, या जो सरकारी कर्मचारी हो वो ऐसा समझें अपने घर के भांति, अपने माता पिता जैसा व्यवहार करें लोग जनता से, या अपने भाई बहन जैसा व्यवहार करें, ठीक है। अपनी जो है दादी दादा जैसे व्यवहार करें। मतलब क्या होता है कि कभी कभी जो है फ्रस्ट्रेट होते हैं वो लोग भी, तो दिक्कत हो जाती है, कभी कभी जो है उल्टा बोलते हैं, जो कि क्या होता है कि जब भाई फ्रस्ट्रेशन है, ऊपर से आदेश है, लगातार दौड़ धूप रहे हैं, तो फिर दिक्कत होती है। तो जनता और कर्मचारी और अधिकारी के बीच की जो दूरी है, या बीच में जो मनमुटाव होता है वो खत्म रहे। कर्मचारी अपने को जनता का सेवक समझे, तभी सुशासन की कल्पना हो पाएगी। अगर वो अपने आप को वो समझेंगे, नेता समझेंगे या डांस समझेंगे, तो फिर काम नहीं चलेगा, फिर दिक्कत होगी, ठीक है। आगे देखिए, 35 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। वैज्ञानिक प्रबंध पर फ्रेडरिक टेलर के क्या विचार है। तो फ्रेडरिक टेलर के विचार है वैज्ञानिक प्रबंध पर, यानी जो साइंटिफिक मैनेजमेंट होता है उसके बारे में इन्होंने बताया। वैज्ञानिक प्रबंध की अवधारणा के जनक हैं F.W. टेलर, यानी फ्रेडरिक टेलर। और औद्योगिक युग की उत्पत्ति वैज्ञानिक प्रबंध से होती है। वैज्ञानिक प्रबंध का वह दर्शन या वह विचारधारा है जिसमें परंपरा और अंधविश्वास के स्थान पर परीक्षण और विश्लेषण को महत्व दिया गया है। प्रैक्टिकल और एनालिसिस, इन दोनों पर ध्यान दिया जाता है वैज्ञानिक प्रबंध पर। इसके अंतर्गत उद्देश्यों की व्याख्या, समस्या का विश्लेषण, सामग्री को एकत्र करना, वर्गीकरण करना, विकल्पों का समन्वय करना, मूल्यांकन करना, निष्पक्षों मतलब निष्कर्षों के परीक्षण और संशोधन के उपरांत नियमों की स्थापना करना होता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध के द्वारा एक साइंटिफिक तरीके से किसी भी समस्या का अध्ययन किया जाता है, उसका विश्लेषण किया जाता है, समस्याओं को कैसे खत्म किया जा सकता है इसका प्रयोग किया जाता है, उसके बाद में फिर उस पर काम किया जाता है। तो वैज्ञानिक प्रबंध से उत्पादन में वृद्धि होती है, श्रमिकों तथा प्रबंधकों के संबंध मधुर हो जाते हैं, जिसके कारण से पारिश्रमिक की दरों में, मतलब प्राश्रमिक जो लोग होते हैं उनकी दरों में सुधार होती है और वो अच्छा काम करते हैं। क्लियर। 36 नंबर प्रश्न है, हेनरी फ्योल का संगठन सिद्धांत क्या है बताएं। हेनरी फ्योल का सिद्धांत क्या है, फटाफट से आप बताएंगे। हेनरी फ्योल का संगठन सिद्धांत जो है उसके 14 सिद्धांत उन्होंने दिए हैं हेनरी फ्योल ने। पहला सिद्धांत है श्रम विभाजन, दूसरा अधिकार और उत्तरदायित्व, तीसरा है अनुशासन, चौथा आदेश की एकता, पांचवा है निर्देशन, छठा है व्यक्तिगत हित समान हित से गौण होना चाहिए, यानी कि समान हित ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और व्यक्तिगत हित कम इंपॉर्टेंट होना चाहिए। निर्देशन मतलब कि कभी भी संगठन को चलाने के लिए पहली बात तो श्रम विभाजन हो, सभी का बांट दिया जाए कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, पूरा व्यवस्थित तरीके से। अधिकार सबके अलग अलग हो, सबके उत्तरदायित्व हो कि भाई आपको ये करना है, आपको ये करना है, सभी के अधिकार हो, आप क्या कर सकते हो क्या नहीं कर सकते हो, ठीक है।
कौन सा व्यक्ति कौन सा काम करेगा, ये श्रम विभाजन हो गया। अनुशासन में सभी लोग रह करके काम करें। आदेश की एकता हो, कोई व्यक्ति अगर जो नेता है, मुखिया है संगठन का, वो जो कहे सभी लोग उसको माने, जो उसने निर्देश दिया है वो सभी लोग करें, काम करें। तो निर्देशन भी एक प्रकार से देने वाला नेता होना चाहिए। और व्यक्तिगत हित लोगों को नहीं, इसमें पूरे के पूरे समूह का हित ध्यान में रख करके काम करना चाहिए। इसके अलावा पारिश्रमिक व्यक्ति काम में होने चाहिए, ठीक है। केंद्रीकरण और विकेंद्रीकरण की अवधारणा होनी चाहिए। केंद्रीकरण की मतलब कि सत्ता जो है एक व्यक्ति के हाथ में निहित हो, लेकिन वो एक व्यक्ति विकेंद्रीकरण पर ध्यान दे कि सभी को अपना, मतलब कि सभी को ऐसा समझे कि सभी लोग इसके बॉस ही हैं। इसके अलावा श्रेणी श्रृंखला बनानी चाहिए, मतलब कि जिसको आप बोल सकते हो कि भाई एक श्रेणी बना ले, ताकि एक जैसे कि कौन ए बी सी, तो ए में ज़्यादा काम करने वाले जो बहुत ज़्यादा मेहनती हैं उनको रख लें, बी में उससे कम मेहनती, सी में उससे कम मेहनती। तो ऐसे से एक गुण, एक विचार वाले, एक जैसे व्यक्तियों को एक श्रेणी में रख करके आप अच्छे तरीके से काम करवा सकते हैं। जैसे आप देखते हैं पुलिसकर्मी में, आप देखते हैं बहुत तमाम प्रकार के पुलिसकर्मी में आप देखते हैं तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई जाती है। उसमें आप मिलिट्री में देखते हैं जैसे पैरा कमांडो अलग हो गया, तो वो सब एक विशेष गुण वाले होते हैं, उनके लिए अलग से ट्रेनिंग होती है। विशेष सिचुएशन के लिए उनको ट्रेनिंग दी जाती है, उनको फिट किया जाता है ताकि वो जब कभी ऐसी सिचुएशन आए तो उसके लिए वो तैयार रहें। सीआरपीएफ में आप देखते हैं मतलब कई प्रकार के फोर्सेस होती हैं, तो अलग अलग क्षेत्रों के लिए होती हैं, ताकि चूंकि उनको हर एक क्षेत्रों का ज्ञान नहीं होता है, उनको किसी विशेष चीज़ के लिए ट्रेनिंग दी जाती है ताकि वो अगर ऐसी सिचुएशन आती तो उसमें वो तैयार रहें, ठीक है। तो इसके लिए श्रेणी श्रृंखला बहुत जरूरी होती है। इसके अलावा सुव्यवस्था बनी रहनी चाहिए सभी में, समता यानी सभी में समानता की बात होनी चाहिए, किसी को छोटा बड़ा जैसे व्यवहार उसमें नहीं करना चाहिए। पदावधि की स्थिरता होनी चाहिए कि भाई जिस पद पर हैं उनमें उनको खतरा नहीं महसूस होना चाहिए कि कभी भी हमारा पद जा सकता है, इसकी खतरा महसूस ना हो, वो काम करें। पहल करने की शक्ति होनी चाहिए, सहयोग की भावना सभी में एक दूसरे में होनी चाहिए। तो ये सब 14 सिद्धांत बताए हैं संगठन को चलने के लिए हेनरी फ्योल ने, और इन 14 सिद्धांतों को बाद में हेनरी फ्योल ने सार रूप में 5 तत्वों के रूप में संग्रहित किया। सबसे पहली बात कि योजना बनाएं, दूसरी बात संगठन बनाएं, फिर आदेश देने का उसमें काम करें, समन्वय हो, सभी में तालमेल बैठे और नियंत्रण हो एक दूसरे पर सभी का। तो इस तरीके से ये आपका बनेगा संगठन, तभी अच्छे तरीके से चल पाएगा जब ये सारी चीज़ें आप कर पाएंगे, ठीक है। ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका, फटाफट से आप देखेंगे। 37 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रशासन पर कार्यपालिका का नियंत्रण क्या होता है? तो प्रशासन पर नियंत्रण के लिए कार्यपालिका के द्वारा कई प्रकार के कार्य किए जाते हैं। इस प्रश्न को मैंने ऑलरेडी पहले बता चुका हूँ। देखिए, शासन की नीतियों का निर्धारण करके, प्रशासकों की नियुक्ति करके, प्रशासकों का हस्तांतरण और निष्कासन करके, बजट के माध्यम से नियंत्रण करता है, कानून पर नियंत्रण करता है, प्रशासन पर इसी तरीके से कार्यपालिका नियंत्रण करता है, ये सभी काम करके। अनुशासनात्मक कार्रवाई भी कर सकता है कार्यपालिका प्रशासन पर। तो कार्यपालिका यानी मंत्रिमंडल होता है, मंत्रिपरिषद होता है, उसमें बहुत सारे जो मंत्री, हर एक विभाग के मंत्री होते हैं, तो अपने अपने विभाग के जो प्रशासनिक अधिकारी होते हैं उन पर नियंत्रण रखते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आप देखिएगा, 38 नंबर प्रश्न है, स्वतंत्र नियामकीय आयोग क्या है? स्वतंत्र नियामकीय आयोग एक विलक्षण प्रकार की अमेरिकी प्रशासकीय इकाई है। वहाँ स्वतंत्र नियामकीय आयोग की स्थापना इसलिए की गई है ताकि समाज में शक्तिशाली आर्थिक वर्गों की क्रियाओं के नियंत्रण और नियमन द्वारा सार्वजनिक हित की रक्षा और उसमें वृद्धि की जा सके। और इन आयोगों को स्वतंत्र इसलिए कहा गया है कि ये वहाँ की कार्यपालिका यानी राष्ट्रपति के नियंत्रण से स्वतंत्र होती है। कार्यपालिका में खास करके मंत्रिमंडल, राष्ट्रपति का सिग्नेचर भी इम्पोर्टेंट होता है उसमें, और इसकी अपनी नीतियों का निर्माण करने तथा अपने वित्तीय साधनों को नियंत्रित करने के पूरे अधिकार होते हैं। और इस आयोग को इसलिए, मतलब इसको स्वतंत्र नियामकीय आयोग इसलिए कहा जाता है क्योंकि मंडल के आधार पर इसका गठन होता है और इसमें 5 से 11 सदस्य होते हैं। तो स्वतंत्र नियामकीय आयोग होता है जो कि कार्यपालिका पर नियंत्रण भी रखता है, और खास करके आपको बता दूं ये प्रशासनिक मामलों पर भी नियंत्रण रखता है, ठीक है। ये कुछ आयोग होते हैं जो कि अलग अलग विभागों पर नज़र रखते हैं, और उनको कार्य करने में अगर वो अच्छा काम करते तो उनके हिसाब से या फिर उनको एक प्रकार से मोटिवेशन देते हैं, या बोले तो उनमें अगर गलत काम करते तो उनको दंड का प्रावधान भी करते हैं। तो एक नज़र रखने के लिए ये आयोग बनाए जाते हैं, तमाम प्रकार के आयोग होते हैं। लोक निगम क्या है? लोक निगम का अर्थ होता है निरंतर चलने वाला व्यापारिक संगठन। इसमें सरकार, जनता और निजी उद्यमी का सहयोग होता है। अंग्रेजी के कारपोरेशन का हिंदी अनुवाद होता है लोक निगम। इसका अभिप्राय निम्न विशेषताओं वाले ऐसे व्यक्तियों के समूह से होता है जो एक व्यक्ति के समान कार्य करते हों। उसे राज्य के द्वारा कानून बना करके विशेष प्रयोजन पूरा करने के लिए बनाया जाता है लोक निगमों को, और अपनी पृथक कानूनी प्रक्रिया रखते हों।
अस्थायी होते हैं, इसमें सरकार और निजी उद्यमी का सहयोग होता है। लोक निगम जो होता है, जो अन्य विभागों के तमाम प्रकार के विभाग जो बनाए जाते हैं, वो सब एक प्रकार से लोक निगम होते हैं। जैसे कि तमाम प्रकार के आयोग, खंड, विभाग, कार्यालय, कर्मचारी वर्ग जो होते हैं, तमाम प्रकार की चीज़ें बनाई नहीं जाती, तो लोक निगम यही सब होता है। क्लियर, ये सब ध्यान रखेंगे। तो लोक निगम जो होता है वो कहीं न कहीं पे जनता के उसके लिए बनाया जाता है, जनता के भले के लिए ही बनाया जाता है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है लोक निगम। ठीक है, लोक संपर्क मतलब लोगों के हित के लिए, लोगों को अच्छे तरीके से मतलब कि जानने के लिए, उनके बारे में या उनको अच्छा लाभ पहुँचाने के लिए लोक निगम की व्यवस्था की जाती है। ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, आगे बढ़ा जाए। आगे देखिएगा, कार्यपालिका के मुख्य कार्य क्या होते हैं। कार्यपालिका के कई कार्य होते हैं। देखिए, प्रशासकीय नीति का निर्धारण करना, प्रशासन में किन नियमों का पालन करना है, ये बात कार्यपालिका निर्धारित करती है। इसके अलावा कर्मचारियों की नियुक्ति और कर्मचारियों की पदच्युति, यानी कि कर्मचारी जो होते हैं वो मतलब कि उनकी नियुक्ति कौन करता है, कार्यपालिका के कर्मचारी करते हैं, कार्यपालिका के लोग करते हैं। और उनको पद से हटाना भी जो है कार्यपालिका के लोग ही करते हैं। इसके अलावा निर्देश और आदेश जारी करने का काम भी कार्यपालिका के ही लोग करते हैं। ठीक है, कोई काम करना हुआ तो उसका आदेश देना हुआ, उसका निर्देश देना हुआ, काम कैसे करना है, ठीक है, उसका आदेश निर्देश सभी लोग कार्यपालिका के लोग ही प्रशासनिक अधिकारियों को देते हैं। जो जैसे कि रक्षा मंत्री हैं इस समय राजनाथ, तो राजनाथ जो कहेंगे वही तो काम करेंगे सेना वाले लोग। ठीक है, इस तरीके से अब दिल्ली में जो पुलिस के वो है लॉ एंड ऑर्डर जो है वो अमित शाह के हाथ में, गृह मंत्री के हाथ में, तो अमित शाह जो कहेंगे वही होगा। इसके अलावा कार्यों में समन्वय स्थापित करना, ये भी काम कार्यपालिका का ही होता है। कूटनीतिक कार्य जो होता है ये भी कार्यपालिका करती है। सैन्य कार्यों को कार्यपालिका देखती है। प्रशासनिक कार्यों में बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप करती है। तो कार्यपालिका के तमाम प्रकार के काम होते हैं जो कि वो करती है। ये होते हैं कार्यपालिका के काम भैया। तो इस तरीके से आप लोगों ने 40 क्वेश्चंस को बहुत ही महत्वपूर्ण थे जिनके बारे में आपने जाना। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इससे पहले अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपका जो है वीडियो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है, राजनीति शास्त्र का पेपर नंबर 1 वाला, कंपैरेटिव गवर्नमेंट एंड पॉलिटिक्स, यूके, यूएसए, स्विट्जरलैंड एंड चाइना वाला, तो इसको देख लीजिएगा। ये महासंग्राम वीडियो और एक ये महासंग्राम वीडियो, आपका 2 महासंग्राम वीडियो हो गया दोनों पेपर का। तो आप इन दोनों वीडियो को देख लीजिएगा। आपने कुछ नहीं पढ़ा है तो आपका काम हो जाना है। बाकी मैं कहूँगा कि आप महासंग्राम वीडियो और मॉडल पेपर, ये दोनों वीडियो देख लीजिएगा। आपको एक प्रकार से एक भी प्रश्न अलग से देखने का जो है ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप आसानी से पढ़ पाएंगे। अगर आप कुछ पढ़ने के लायक नहीं हैं या कुछ पढ़ने के इस सिचुएशन में नहीं है, तो अगर आप इसको देख करके जाएंगे तो भी आपका काम हो जाना है। वैसे मैं कहूँगा कि आप मतलब 1-2 घंटे तो दे ही सकते हो, 3 घंटे तो आप परीक्षा के लिए पढ़ ही सकते हो ना, इतना तो पढ़ना पड़ेगा ही ना। अब इतना भी नहीं पढ़ोगे तो फिर बीए मत करिए, बंद कर दीजिए, करना ही बंद कर दीजिए। अब ऐसा कुछ नहीं आएगा कि भाई कोई आए और जादू की छड़ी लेकर के कहेगा पास हो जाओ और पास कर दे, ऐसा नहीं होता है। कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा, तो इतना तो पढ़िएगा ना, कि नहीं पढ़ेंगे इतना भी। तो इतना पढ़ लीजिए, हाथ जोड़ करके विनती है। और आपका रिजल्ट आएगा, आप इतने प्रसन्न होंगे, इतने खुश होंगे कि जिसका कोई जवाब नहीं। अगर आप पेपर में अभी जाकर के कल दीजिएगा पेपर, उसके बाद में आकर के कमेंट करिएगा, बताइएगा कि इतने प्रश्न आए हैं। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए इसी प्रकार से अपना प्यार बनाए रखें। गुड नाइट, आई लव यू, बहुत बहुत धन्यवाद।